बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ अपर जीआईटी। क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो मैंने जो लोग नए हैं उनको बता दूं, फ़र्स्ट वीडियो मैंने बड़ी ब्रीफली जो है ना, मतलब अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ तो ये वीडियोस देख लेगा तो इंशाल्लाह इतना कवर हो जाएगा कि वो सर्वाइव कर जाएगा। अगर मैं हूँ फाइनल ईयर में, मैं एटलीस्ट इतना तो लाजमी करके जाऊँ ना। इसके बाद फिर जिसने जो जितना गुड़ डालता जाएगा उतना वो मीठा होता जाता है ना। ठीक है, लेकिन गुड़ खाना लाजमी है, थोड़ा बहुत भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं ना होना, समझ रहे मेरी बात। हमने एसोफेगस, स्टोमिक और ड्यूडेनम को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आज मैंने लीवर, स्प्लीन, हेपेटोबिलियरी सिस्टम और पेंक्रियाज, इसके मैंने ऑलरेडी जो है ना वो बना लिए नोट्स। अगर कोई बंदा चिट्टा कोरा है, मतलब उसने मुझ जैसा है कि सारा साल जो है ना वो बस उसने बगैरतियाँ की हैं, ठीक है, और बैक बेंचेस की तरह जो है ना वो बस मस्तियाँ करता रहा, वीडियो बनाता रहा बस, और कुछ भी नहीं, कंटेंट क्रिएट करता रहा। तो अब वो एटलीस्ट इतना जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, वो कर लेगा तो इंशाल्लाह उसका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं अब आपको बताता हूँ, लीवर से हम शुरू करते हैं। जिगर कैसे हो आप, ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। लीवर बेसिकली पायोजेनिक लीवर एब्सेस, इसकी एनाटमी और वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एनाटमी वाली चीज़ें मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, हमें खाम खा टाइम देगा। पायोजेनिक लीवर मतलब पायो मतलब कोई ना कोई इसके अंदर पस है, ठीक है। तो यूँ कह लें कि एब्सेस फॉर्म्ड इन दी लीवर, ठीक है। एक ये लीवर है ना, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी एब्सेस, कोई ऐसा फिलसी, कोई भी ऐसा फोड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, टोटली पस है, ठीक है। एब्सेस कंटेनिंग पस, जो कि किस वजह से होता है, शो करती है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जहाँ बैक्टीरिया उन्होंने पू पू करके ना अपना काम करवा देना, ठीक है। तो बैक्टीरियल की इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास, ठीक है, अलॉन्ग विद कुछ मल्टी फैक्टोरियल काजेज़ भी होती हैं जो इसके साथ होती हैं, उसके साथ बैक्टीरिया फिर आ जाता है और वो अपना आके यहाँ पे ना एब्सेस से क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास मल्टी फैक्टोरियल काजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, किन लोगों के अंदर ज़्यादा चांस है आपको एज अ डॉक्टर हाई रिस्क होते हैं। तो काजेज़ हैं पाए जाने के, एक तो हमारे पास होगा जी बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी को बैक्टीरियल, आपने पैथो के अंदर भी एंडोकार्डाइटिस पढ़ा होगा ना, मतलब वो दिल के ऊपर जो उसकी एंटीजीन एंटीबॉडी, वो सारा चक्कर। तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के वाले केस के अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया पायोजेनिक लीवर एब्सेस। फिर अगर किसी को टूथ इन्फेक्शन है, तो मेरी जान, अगर आपको दांत का इन्फेक्शन चल रहा है तो आपके लीवर के ऊपर एब्सेस बन सकती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन। बेहतर यही है कि अपने दांत का इलाज करवा लो वो एब्सेस को, वरना फिर आपको फिर लीवर के ऊपर भी जाना पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई भी बिलरी ट्रैक के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाए हैं कि वो हमारे पास मेरी जान अनस्टेरलाइज थे, तो बिलरी ट्रैक के अंदर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई है, ठीक है। या फिर यह कह लें कि डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ दी एनी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन था वो डायरेक्टली जाकर उसने, लीवर उसका पसंदीदा था, कलेजी उसकी पसंदीदा थी, तो वो जाके वहाँ पे जो है ना वो उसने डायरेक्ट जाके इन्फेक्शन कर दिया। तो ये हमारे पास बातें हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है मशहूर ज़माना, वो कौन कौन सी हैं, वो मेरी जान हमारे पास आता है जी, वही आपने देखा होगा ई कोलाई। ई से एंडोकार्डाइटिस है तो वहीं से याद कर लो कि ई कोलाई सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आप एक स्ट्रेप्टोकोकस फेशियलिस उसने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस फिश, FAECILIS फेशियलिस ये। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है जी स्ट्रेप्टोकोकस मलेरियाई, MILLERI मलेरियाई। तो ये तीन बैक्टीरिया आपको, दो स्ट्रेप्टोकोकस है, एक ई कोलाई है, वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, बुखार होता है। तो ये ऐसे पेशेंट को हमारे पास क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, तेज़ बुखार होगा। और इसके क्या होगा, जब लीवर किस साइड पे है, ये हमारा पेट है, इसको जो है ना वो हमने कितने 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये है राइट हाइपोगैस्ट्रियम। तो यहाँ पे लीवर होता है, तो उसको राइट हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर जो है ना वो हमारे पास शदीद किस्म की पेन होगी, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको बता दें दांत का इन्फेक्शन है, या उसको प्रीवियसली कोई एंडोकार्डाइटिस जा रहा है, या उसने कोई जो है ना वो लीवर का कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करवाई है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट मारे गए हैं, तो हो सकता है इसके अंदर बड़ा चांसेस है कि उसके अंदर हमारे पास पायोजेनिक लीवर एब्सेस बन जाए। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर उसकी पेन होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप, उसकी जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में ब्लड CP करवा लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी इन्वेस्टिगेशन आए ना, सबसे पहले आपने हिस्ट्री और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और नंबर थर्ड पॉइंट पे आपने जो है ना वो जनरल इन्वेस्टिगेशन और फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये 4 हेडिंग आपने हर क्वेश्चन के अंदर लाजमी लिखनी है। मैं अगेन बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ब्लड CP के अंदर देखोगे आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, बुखार है ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ठीक है। साथ में आप क्या करा लेंगे, जो बैक्टीरिया है इसके लिए आप ब्लड कल्चर करा लो, है कोई मुश्किल बात, ठीक। ब्लड कल्चर हो गया हमारे पास, अलॉन्ग विद आप
अल्ट्रासाउंड करवा लो एब्डोमेन प्लस सीटी स्कैन करवा लो, ठीक है, कोई और चीज़ तो नहीं यहाँ पे रूल आउट होने, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको पता चलेगा जी बैक्टीरिया है, तो आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट आप खुद लिख सकते हो। बैक्टीरिया के लिए क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स दे दो 14 दिन के लिए, ठीक है। 14 दिन के लिए आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। साथ में आप दर्द उसको जो हो रही है उसके लिए एनाल्जेसिया दे दो। साथ में अल्ट्रासाउंड गाइडेड परकुटेनियस एस्पायरेशन, जो पस है व्हेन देयर इज़ अ पस ऑलवेज इंसिजन और ड्रेनेज, तो आप वहाँ पे जो है ना वो परकुटेनियस स्किन के ऊपर से जाके किसी भी सुई नीडल से जो है ना वो कहता प्रोसीजर होता है, उसके ज़रिए आपने वो पास को ड्रेन बस करना है किसी भी तरह। उसके बाद फिर आप एंड पे लिख दो मॉनिटरिंग और फॉलो अप, ठीक है। तो ये अब आपके स्टेप हो गए। तो जो भी क्वेश्चन है, एक मॉनिटरिंग फॉलो अप नहीं भूलना, हिस्ट्री, जनरल फिजिकल, और फिर हमारे पास जनरल, और हमारे पास जो है ना वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो ये आपने लाजमी लिखना है, और एंड पे उसकी फॉलो अप को आपने दोबारा लाजमी बुलवाना है मरीज़ को। हर मरीज़ को आप बुलवाते हैं ना, तो फॉलो अप की वजह से ये होता है कि एक हेडिंग और मजीद एक्स्ट्रा हो, एग्जामिनर खुश होता है, यार ये अच्छा डॉक्टर मान रहे, इसने कोई ली हुई है हिस्ट्रियाँ ना, और उसने किया हुआ है, ठीक है। अलॉन्ग विद हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ दी लीवर, हाइड्रेटेड मतलब हड हराम जो है ना वो हो चुका है लीवर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके लिए मैंने माइक्रो की वीडियोस जो बनाई थी ना, लोगों के अभी तक जो है ना वो स्टिल वायरल वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह नज़र ना लगाए। लेकिन लोगों के अभी तक रात को भी मैसेज आ रहे थे कि इतने अच्छा पढ़ा रहे यार। मुझे जो आता था, मैंने जो अपने गंदे डर्टी निमोनिक्स बनाए थे, शायद लोगों को पसंद आ गए। अच्छा, इसके अंदर क्या है, काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, ठीक है, इसकी बड़ी वजह है। और ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है, डॉग बाइट से, ठीक है। तो कुत्ता जो है ना वो हड हराम कुत्ता है हमारे पास, ठीक है, हड हराम कुत्ता है, तो डॉग बाइट की वजह से हमारे पास हाइड्रेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कॉमन इन शीप ग्रेजिंग एरिया, जो वो शीप खा रही हैं ना, ठीक है, चरवाहे जहाँ पे होती हैं, वो शीप्स जो है ना वो उनको आई थिंक वो इंटेस्टाइन वगैरह जो है ना वो कुत्ता खा रहता है। कुत्ता जो है ना वो फिर उसकी इंटेस्टाइन के अंदर सारे इसका लाइफ ट्रैक चेक करता है, उसके अंदर हमने नहीं जाना। बस यही बताना है कि शीप ग्रेजिंग एरिया के अंदर कुत्ते के काटने की वजह से काइनोकोकस ग्रेनुलोसिस वजह है, और इसकी वजह से उन लोगों को हाइड्रेटेड डिजीज़ ऑफ द लीवर हो जाती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, अगर बिल्कुल कम हाइड्रेटेड है तो हमारे पास क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा, लेकिन ये इन्फेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास रप्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और इवन ये प्रेशर भी हमारे पास सराउंडिंग एरिया के ऊपर हमारे पास काज करवा सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, सिंपल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, जो स्मूथ ऑक्यूपाइंग लेंस आपको नज़र आ रही हैं, सेप्टा और फ्लोटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको सिनेरियो में क्या आता है कि सीटी स्कैन के ऊपर आपको मिल गई है स्पेस स्मूथ, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेंस, ये टिपिकल आपको सिनेरियो में मिलता है, अलोंग विद सेवरल सेप्टा, ठीक है, एंड फ्लोटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, सेप्टा और फ्लोटिंग मेम्ब्रेन हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो के अंदर आपको मिलता है, तो पक्का है इसका हाइड्रेटिव फॉर्म। और वहाँ पे और हिस्ट्री देता है कि कुत्ता और गया वहाँ पे शीप्स जो है ना वो ग्रेज कर रही है, तो वो सारी की सारी आपने ट्रीटमेंट क्या है आप इसका अच्छा, इसके साथ आप क्या कर लोगे, एलाइजा टेस्ट कर लोगे अगर आपने एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करनी है, ठीक है, एलाइजा टेस्ट कर लोगे ताकि आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाए, और साथ में ब्लड CP करवा लोगे, ईजी हो गया। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है, अगर तो वो कह रहा है कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है, मैं भी दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो पैरासाइट है ना हाइड्रेटिव फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे ये देखो उसका एक लाइफ साइकिल जो है, मतलब वो शीप से कुत्ता, कुत्ते से ये फिर इंसानों के अंदर, और यहाँ से ये सारा एक लाइफ साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला लाइफ साइकिल अगर दिमाग में रखोगे ना, ठीक है, तो उससे जो है ना वो मतलब शीप की जो इंटेस्टाइन है वहाँ से उसको जो है ना वो कसाइयों के बाहर गया हुआ कुत्ते ने खाया, कुत्ते के फीसिस से जो है ना वो निकला, ठीक है, और वो किसी ऐसे ग्रेजिंग एरिया में जहाँ पे जानवरों के चारा वगैरह था और वहाँ पे साग सूग लगा हुआ था, वहाँ से वो इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये है कि अमूमन ये गाँव वाले जो है ना ये कच्ची मूलियाँ और ये वहीं से खेतों से खा के बगैर धोए खा लेते हैं ना जो, तो इनके अंदर ये बड़ा ये कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह की आपको जो है ना सिस्ट जो है ना वो मिल जाती है। अब ये सिस्ट कह रहा है कि इसकी डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि सिस्ट हमारे पास लेस देन 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में यही है, पहले आपने जनरल एग्जामिनेशन करनी है, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर आपने जनरल ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की हेडिंग लाजमी देनी है, ठीक है। अगर सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम है तो वेट एंड वॉच आप करोगे, ठीक है। ये नहीं कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम है और आप फ़ौरन खोल दोगे, नहीं, उसके लिए आप ऊपर से जो है ना बगैर ऑपरेशन के करेंगे, ठीक है। वजह क्या होता है, स्मॉल सिस्ट जो है ना कभी कभार कैल्सीफाइड हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे उसकी कैल्सीफिकेशन होगी अलॉन्ग विद डेड ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिज्म ही जो है ना वहाँ पे अंदर ही कैल्सिफिकेशन में मार जाएंगे, हमें फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुदरती तौर पर उसने कैल्सिफिकेशन क्लियर होगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर वो कह रहा है कि एक सिंगल सिस्ट हो विदाउट पेरिसिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब एक हमारे पास थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन एक ही सिस्ट है और उसके गिर्द में कोई भी विदाउट पेरिसिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके गिर्द कोई भी फाइब्रोसिस वगैरह नहीं आ रही, विदाउट पेरिसिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अल्बेंडाजोल जो है ना वो आप देंगे। एंटी पैरासाइट है ना ये बेसिकली, तो एल्बेंडाजोल जो है ना वो आप इसके अंदर देंगे। कितनी देंगे, 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देंगे। कितने दिन तक, 3 से 6 माह तक देनी है, इतना लंबा इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर तो वो ये थे एक सिंगल सिस्ट है, लेकिन अगर वो लार्ज सिस्ट हो और वो कम्प्लिकेशन काज करवा रही हो, ठीक है, अनकम्प्लिकेटेड अगर हो, चलो पहले वो देख लेते हैं। अगर वो अनकम्प्लिकेटेड है, पेयर में है, तो आप क्या करेंगे, उस सिस्ट को क्या करेंगे, पंक्चर कर देंगे। ठीक है, रप्चर करके उसकी एस्पायरेशन कर लेंगे और इसके अंदर वो कह रहा है कि हम प्रोटोस्कोलाइडल एजेंट्स जो है ना वो डाल देंगे, उसको री एस्पायर कर लेंगे ताकि हमारे पास जो भी है ना बैक्टीरिया, जिसके अंदर कौन सा डालेंगे, PROPROTOSOLICIDL प्रोटो साइडल जो है ना वो एजेंट आप डाल के उसको रीएक्सपायर कर लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है ऑल अदर सिस्ट रिक्वायर सर्जरी, तो इसके अलावा जितनी भी हैं वो सर्जरी होनी, तो कंजर्वेटिव सर्जरी हो सकती है, या फिर हम यहाँ पे इसको अलग ही बल्कि लिख लेते हैं ना। इसके अलावा जो भी हेरिडिटरी लिवर डिजीज़ के अंदर सिस्ट आपको नज़र आएगी ना, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसके अलावा क्या लगे, इसके अलावा जितनी भी सिस्ट हैं, हमने कहा कि अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो वेट एंड वॉच है। ठीक है, लेकिन अगर वो सिंगल सिस्ट है विद आउट पेरिसिस्टिक फाइब्रोसिस तो आप क्या करेंगे, अल्बेंडाजोल दे दोगे। कितने दिन के लिए, 3 से 6 माह के लिए। फिर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास लार्ज है लेकिन अनकम्प्लिकेटेड सिस्ट है, मतलब पेयर के अंदर हैं वो, तो फिर आप क्या करोगे, पंक्चर करोगे, एस्पायर करोगे, उसको ड्रेनेज करोगे और उसके अंदर आपने प्रोटोस्कोलाइडल जो है ना वो आपने एजेंट डाल के उसको री एस्पायर कर देना। इसके अलावा जितनी भी सिस्ट है ना उनको हमारे पास सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब वो बड़ी भी होती जा रही है तो इसका मतलब हमें सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 तरह से आप सर्जरी के अंदर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, पेरिसिस्टेक्टमी कर लेंगे। और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, लीवर रिसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव सर्जरी, पेरिसिस्टिक और लीवर रिसेक्ट कर लेंगे। कंजर्वेटिव सर्जरी में क्या है, आपने कंजर्वेटिवली आपने ओपन करना है सिस्ट को। ठीक है, सिस्ट कैविटी को, वहाँ को इवैक्यूएशन करनी है। जो भी सिस्ट है उसकी डी रूफिंग कर दो, उसकी छाती रिमूव कर दो, इवैक्यूएट करके उसकी डी रूफिंग कर दो। ठीक है, और उसकी क्लोजर कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। जो उसकी डी रूफिंग कर दी वो हर चीज़ें निकाल देगा तो उसको एक्सपायर कर लो। सिस्टेक्टमी में क्या होता है, अब हमें पूरी, यहाँ पे हमने सिर्फ कंजर्वेटिवली डी रूफिंग की थी, छत उड़ाई थी। यहाँ पे हमें पूरी जो है ना वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट करनी है। ठीक है, विद आउट सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग के किसी भी एरिया को ओपन नहीं करना, लेकिन जो सिस्ट है उसके पूरे को कड़क करके बाहर निकालना। फिर लीवर सेक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ द सिस्ट है अलॉन्ग विद नॉर्मल लीवर टिश्यू भी। अब इसके अंदर एक तो सिस्ट तो रिमूव कर दी, साथ में आप कोई लीवर का नॉर्मल टिश्यू भी रिमूव करेंगे जो सराउंडिंग एरिया है, ताकि हम उसकी बायोप्सी वगैरह कर सकें और हमें पता चल जाए कि कहीं साइडों पे तो नहीं ज़्यादा फैल चुका। ठीक है, तो इस वजह से कंजर्वेटिवली हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अमेबिक लीवर एब्सेस, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट। अच्छा, क्लियर है, इतना लिख लोगे मोर देन इनफ है। बाकी पास पेपर एक दफ़ा करने वाला आदमी उसमें, हाँ आप देख लें, पास पेपर की मैंने शायद वीडियो बनाई हुई है कुछ, और कुछ रहती हैं वो हम कर लेंगे। अमेबिक लीवर एब्सेसिस नाम में ही काम है। आपने एक सुना होगा फ्लास्क शेप्ड अल्सर, तो टिपिकल सिनेरियो में आता है कि हमारे पास बंदा आया जी उसको फ्लास्क शेप्ड अल्सर है, तो अमेबिक लीवर एब्सेस आता है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, एंट अमेबा हिस्टोलिटिका, एंट अमेबा हिस्टो लिटी का जो है ना वो बेसिकली हमारे पास इन्वॉल्व होता है। किसके अंदर, ये आपने पैथो के अंदर भी था आई थिंक, बल्कि मैंने माइक्रो के अंदर इसको बड़ा डिटेल में है ना समझाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे अमेबिक लीवर एब्सेस में वो कह रहे हैं क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, जस्ट लाइक ये जिस तरह पायोजेनिक लीवर एब्सेस है ना इसी तरह के सिम्टम्स होंगे। उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, एब्सेस है ना ये भी। ठीक है, ये पायोजेनिक थी मतलब पस वाली, अब ये हमारे पास क्या है, अमेबा की वजह से आ रहा है तो इसको हम कहेंगे अमेबिक लीवर एब्सेस। बस थोड़ा सा नाम में फ़र्क है लेकिन है दोनों में वही पसी पसी जो
जो है ना वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिमिलर टू पायजानिक होता है, इसके अंदर आपको फीवर आएगा और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन जो है ना वो आपको मिल जाएगी। लिख लोगे, ईजी है। इसके अंदर साथ में मलेज और डिलीरियम वगैरह होता है, वो आप खुद भी लिख सकते हो, इसके अंदर नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सेम वही जो हमने किया था यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, ब्लड सीपी करवाई थी, यहाँ पे भी आप ब्लड सीपी करवा लोगे। जो जो एब्सेस किए ना वहाँ पे वही करवा लो। ब्लड सीपी में आपको क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा। फिर एलाइजा टेस्ट करवा लोगे फॉर एंटीजन डिटेक्शन। फिर आप करवा लोगे अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना इसकी एलिवेशन देख लोगे। और फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और सीटी स्कैन जो है ना वो आप इसके अंदर करवा लोगे इंशाल्लाह। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर ये एब्सेस है तो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट क्या की थी, 14 दिन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी थी, ठीक है। और साथ में हमने जो है ना वो उसको मोनीटर और फॉलोअप पे रखा था, ठीक है। और अलॉन्ग विद हमने क्या किया था इसकी ट्रीटमेंट में, एनाल्जेसिया वगैरह दिया था, और जो थी उसको ड्रेनेज कर लिया था, परकुटेनियस एस्पायरेशन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड परकुटेनियस एस्पायरेशन की थी, यही किया था, ठीक है। उसके बाद उसको फॉलो अप के ऊपर बुला लिया था। सेम यहाँ पे भी वही कर दो आप, ठीक है। अगर वो स्मॉल एब्सेस है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अमेबा है, अमेबा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं। तो अगर स्मॉल हमारे पास है, ठीक है, एब्सेस, तो इसके लिए आप मेट्रोनिडाजोल दोगे जो कि 750 मिलीग्राम है, TDS, थ्राइस अ डे फॉर 10 डेज़ के लिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया था, यहाँ पे आपने एंटीबायोटिक्स दी थी, अगर यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मेट्रोनिडाजोल दोगे, आई थिंक ये फ्लैजल के अंदर मेट्रोनिडाजोल होती है ना, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके अंदर वो आप 750 मिलीग्राम थ्राइस अ डे, दिन में 3 दफ़ा देनी पड़ेगी। साथ में कह रहा है कि अगर ये छोटी है तब ये काम है, लेकिन अगर वो बढ़ गई है, लार्ज है और नॉन रिस्पॉन्डिंग एब्सेस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वही आप जो है ना वो एस्पायरेशन करोगे। अल्ट्रासाउंड की मदद से आप नीडल डालोगे और उसके साथ जो है ना जो जहाँ जहाँ पे आपको वो एब्सेस नज़र आ रही है, ड्रेन ड्रेन ड्रेन, उसके बाद फिर ये वाली जो है ना मेट्रोनिडाजोल देते रहोगे, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टी लोक्यूलेटेड है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, और वो हमारे पास कह रहे कि थिक पास है और रैप्चर एब्सेस है, ठीक है। एक तो थिक थी पास और अब वो इवन के रैप्चर भी हो चुकी है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी है हर चीज़ अब। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर मेरी जान आप ओपन सर्जरी आपको करनी पड़ेगी और वहाँ पे देखोगे आप। तो फ्लैश शेप नहीं भूलना, ये आपका पक्का है, एंड हमें बाहिस्टोलिटी का पक्का है। बाकी फीवर तो लिख लोगे, यहाँ पे अगर छोटा है तो मेट्रोनिडाजोल, अल्ट्रासाउंड एस्पायरेशन, और हमारे पास अगर लार्ज है तो आप कर लोगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर किसी ने अमेबिक लीवर एब्सेस के बारे में थोड़ा देते तो एंटमेबा हिस्टोलिटी का, ये आपको एक एब्सेस इस तरह की मिल रही होती है लीवर के, ठीक है। और मोस्टली ये जो हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है वो इन्वॉल्व का होता है। ये सारे का सारा ईजी हो गया। अब हमारे पास है जी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब हेपेटिक सेल में हेपेटोसाइट्स जो हैं लीवर के, उसके अंदर कैंसर आ गया है। चल रही है ना वीडियो, यस ओके। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में जो रिस्क फैक्टर है सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो अगर मेरी जान आपकी किसी फैमिली मेम्बर को हेपेटाइटिस B या C हो गया है तो उसकी बहुत बहुत केयर करना प्लीज़, वरना एक वक्त आएगा उसके ये उड़ जाएंगे। मैंने देखे हुए हैं बड़े बड़े DPO तक जो लोग हैं ना उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बनते देखा हुआ है। फिर जो लोग अल्कोहल मीडिएटेड होते हैं ना, ठीक है, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, जाकर ड्रिंक करते हैं। आजकल वो एनिमल मूवी आई हुई है ना, ठीक है, वो बड़ी हिट चल रही है, उसके अंदर वो शराब बड़ी प्रमोट कर रहे थे। लेकिन ये बाद में सब ये एक्ट्रेस को क्यों होता है, ये शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथ में वो कह रहे कि अगर उसको एफ्लाटॉक्सिन पक्का यूज़ है, ठीक है, ये हो, ठीक है, इसकी इंजेक्शन। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ये जो डॉक्टर अफान कैसर कर रहा होता है, ठीक है, शराब नहीं पीते लेकिन उनके फैटी लीवर, मतलब खाने उनके ऐसे हैं कि वो उनके लीवर के ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है, मैंने तो यूँ याद रखा हुआ। इसके अलावा जिन लोगों को विल्सन डिजीज़ होती है, आई थिंक इसके अंदर हाँ कॉपर कामुलेशन होती है ना, इसके अंदर ATP7B जीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इस तरह की म्यूटेशन होती है, इसके अंदर कॉपर का कामुलेशन हो जाती है आपका। फिर हीमोक्रोमाटोसिस जो है ना वो हमारे पास, ये आप हेपेटोलॉजी के अंदर जो है ना वो मेडिसिन के अंदर पढ़ा होगा। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जी जो है ना इसकी हमारे पास अगर किसी को डेफिशिएंसी हो। फिर कोई, यार ये कौन मैसेज कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, बॉयज़ स्पेशली। फिर मतलब सिगरेट, डायबिटीज़, ये तो हमें हंस के आ जाते हैं ना, डायबिटीज़ में लाइटस है तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की, अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो अर्ली तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, सबको पता है। फिर जब जो वो कैंसर के सेल बड़े होते जाएंगे तो वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर जो है ना उसको मास फील होगा,
ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में फास्फिलियो का। फिर वो कह रहे हैं ब्रूई ओवर द लीवर, ठीक है, लीवर के ऊपर ब्रूइट आपको जो है ना वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। जॉन्डस होगा, यरकान और मलेज, और साथ में हमारे पास वीकनेस जो है ना वो उसको हो रही होगी। तो डायग्नोसिस कैसे करना है आपने, सिंपल आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर लोगे, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि अगर एक्यूरेट नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एक्यूरेट नहीं है, इसके साथ आप क्या करोगे, ट्राईफेजिक सीटी स्कैन ऑफ द लीवर। तो रिमेंबर सीटी स्कैन करवाना है, लेकिन वो कौन सा है, ट्राईफेजिक, ठीक है, ये करवाना है। साथ में आप बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी ले लोगे ना, बायोप्सी प्लस हिस्टोपैथोलॉजी, तो आपको बात आ जाएगा। और साथ में कह रहा है कि अगर आप अल्फ़ा फिटोप्रोटीन, क्योंकि लीवर जो है ना वो प्रोटीन भी कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहा है, तो हमारे पास अल्फ़ा फेक्टोप्रोटीन जो है ना, ठीक है, ये जो आयरन बाइंडिंग आई थिंक होती है, ठीक है, तो इसकी जो है ना हमारे पास लेवल जो है ना वो कह रहा है अगर 400 मिलीग्राम पर ml से ज़्यादा है तो कर लो। फिर भी नहीं पता चल रहा तो MRI जो है ना वो आप इसके अंदर फिर करवा, सीटी के बाद आप सीटी ट्राईफेजिक, इसके अलावा MRI आप कौन सा करवाओगे, गैडोलिनियम जो है ना वो आप कंट्रास्ट डालोगे इसके अंदर, वो आपको आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें जहाँ पे कैंसर है उसकी स्टेजिंग भी तो करनी है, तो स्टेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, हर स्टेजिंग के लिए आप सिंपल सा सीटी स्कैन करवा लो, ठीक है, वही ट्राईफेजिक सीटी स्कैन जो है ना वो करवा लो। चेस्ट, हेड और नेक का आपने करवाना है, चेस्ट ताकि उसकी मेटास्टेज, लीवर का मेटास्टेज बहुत ज़्यादा, चेस्ट, हेड और नेक का आप मेटास्टेज करवा लो। साथ में आप जो है ना वो जनरल इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक को 4-5 हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, जनरल और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में आप ना इसके अंदर लिख देना कि बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन में सारी करवानी है, जो आप खुद भी लिख सकते हो। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट की क्या होगी। अब हमें पता चल गया है, हमने उसकी स्टेजिंग भी कर लिया, तो अब इसकी ट्रीटमेंट जो है ना मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जो ट्रीटमेंट है ना मेरी जान, इसके अंदर आपने अब किसकी कर रहे हैं हम, जो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सर्जरी जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्जरी में हमारे पास क्या होता है, एक तो आप लीवर रिसेक्शन कर सकते हैं या फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकती हैं, दो तरह के, या जहाँ पे कैंसर है वो हिस्सा काट दो, रिसेक्ट कर दो, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, लीवर ट्रांसप्लांट कर दो। कैंसर है ज़ाहिर बात है, तो उसकी जगह कोई और नया तो लीवर लगाना है ना। रिसेक्शन किन के अंदर करते हैं, जिनके अंदर सिरोसिस नहीं होती, नॉन सिरोटिक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर आपने जो है ना नॉन हिपेटिक नॉन सिरोटिक हिपेटिक कार्सिनोमा, ठीक है। और कुछ केसेस हैं जिनके अंदर जो है ना वो सिरोटिक भी आ जाती हैं, जिनके अंदर आपको अगर वो माइल्ड हों, जो कि स्मॉल पेरिफेरल ट्यूमर हों और गुड लीवर की कंडीशन, लीवर की अगर अच्छी है, ठीक है, बाकी लीवर अच्छा है लेकिन छोटा सा सिरोटिक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है या फिर नॉन हेपेटिक सेल, इन केसेस के अंदर आप सिंपल लीवर जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व है उसको रिसेक्ट कर दो। फिर जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किन के अंदर है, जो हमारे पास कह रहा है कि पहले एक ऑलरेडी रिसेक्ट हमने कर लिया, हमारी कोशिश होती है कि लीवर को बचा लिया जाए जितना हो सके, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने बचाया लेकिन दोबारा वो उसी कंडीशन के साथ आ गया है, तो इट शुड बी ओनली जो है ना वो हमने यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ लोकल एबलेटिव थेरापीज़ भी होती हैं, ठीक है, लोकल एबलेटिव, ठीक है, थेरापीज़। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इंशाल्लाह आप दुआ करो, मैं बहुत जल्द हम घर चेंज करते हैं अपना, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, हम हों, और ये भी अच्छा है, लेकिन हम अपग्रेड तो हर किसी को करना चाहिए ना। दुआ करो बस, हो सकता है किसी की आमीन कबूलियत का वक्त हो, ठीक है। ये चीज़ें तभी होती हैं, बंदा तो बहुत प्लान करता है जब अल्लाह की तरफ से हाँ मंजूरी होती है। अच्छा, लोकल एबलेटिव थेरापी में क्या होता है, जो लोग फॉर सिलेक्टेड पेशेंट के लिए सिर्फ करते हैं जिनके अंदर स्मॉल सोलेटरी ट्यूमर होते हैं, नॉट एबल टू गो रिसेक्शन, किसी वजह से वो ट्रांसप्लांटेशन या सर्जरी नहीं करवा सकते, ठीक है। और उनके अंदर हमारे पास क्या है, अगर छोटू मोटू सा जो है ना वो सोलेटरी ट्यूमर है, तो उनके अंदर आप लोकल एबलेटिव थेरापी करके आप उसको रिमूव कर लिया करते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास अलॉन्ग विद जहाँ पे कैंसर है, कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है ना, तो आप इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, परकुटेनियस एथेनॉल के इंजेक्शन भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लोहे को लोहा मारता है, तो परकुटेनियस एथेनॉल इंजेक्शन जो है ना वो आप इसके अंदर यूज़ कर लिया करते हैं, अलॉन्ग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी मारो और वहाँ पे उसको एब्लेट कर दो, ये लोकल एब्लेटिव थेरापीज़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर
आप इसके अंदर क्या कहते हैं कि ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, ये भी एक आपके पास है। बस प्रोसेस के नाम याद हो तो मज़ा आ जाता है। ट्रांस आर्टीरियल कीमो डाल के उसको एम्बोलाइज कर दो, एम्बोलाइजेशन, ठीक है। मैंने तो यूँ याद किया, जिसके अंदर हम लोकल कीमो दे के आर्टरी जो उस ट्यूमर के गिर्द है, जब हम किसी भी आर्मी वालों ने किसी भी इलाके की वहाँ पे करना होता है, रेड करना होता है, तो क्या करते हैं, उसकी सप्लाई सबसे पहले बंद करते हैं, जो उसका राशन जा रहा है वो बंद करना है। तो इसमें भी यही है कि जो उसकी आर्टरी है ना, उसको बंद कर दो, खुराक नहीं पहुंचेगी तो वो अपनी ही मौत आप मर जाएगा, फाके कर करके मर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो ना रोज़े मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत है। रोज़े से बहुत सी आप बीमारियों से बच जाया करते हैं। जब 30 दिन के लिए आप रोज़े रखते हैं ना, बॉडी से बहुत सी टॉक्सिन रिलीज़ हो, जो है ना उनके इवन के जो कैंसर काजिंग कुछ चीज़ें होती हैं वो भी सुकड़ जाया करती हैं, ठीक है। और बंदा एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है सारी उम्र, उसको पता नहीं होता। फिर वो रोज़े एक नेमत है, प्लीज़ रखा करें। स्पेशली जो बर्गर गर्ल्स हैं ना, उनको मैं कहता हूँ, क्योंकि पापा की परियां तो बस फिर। अच्छा, सिस्टेमिक थेरापीज़ में क्या होता है फिर, साथ में कहते हैं कि टारगेटेड मालिक्यूलर थेरापीज़ जो है ना वो आप इसके अंदर साथ में कर लेते हैं। टारगेटेड मालिकुलर थेरापी अलॉन्ग विद सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है ना वो आप इसके अंदर करते हैं, तो आपकी बात हो जाती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिसियल हेमरेजिज होती है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि ये बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। वेरिसियल हेमरेजिज को समझ, हमने कहा था ना एसोफेजियल वेरिसिस होता है, मतलब एसोफेगस के साथ वाली जो है इस दौरान वो भी रप्चर हो सकती हैं जो वेसल्स हैं। तो ये देखें एसोफेगस, यहाँ पे वेरिसिस आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पे सारी। तो इसकी जो हेमरेजिस है इसको कंट्रोल करना भी एक चैलेंजेस होता है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए अलग से क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट किस तरह करोगे। सबसे पहले तो आप इंक्रीज़ कर दोगे प्रेशर इन दी पोर्टल वेन, ठीक है। अगर वो रैप्चर हो रही है ना, ठीक है, वहाँ से ब्लीड हो रही है, तो ब्लीड का क्या है कि वहाँ पे प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर दें किसी सूरत, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और वो वेसल बंद हो जाएगी। तो नंबर 1 पे हमने क्या करना है, इंक्रीज़ कर देना क्या चीज़, प्रेशर इन दी पोर्टल वेन। जो पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, जो वो क्या करेंगे, डायलिटेशन ऑफ द कोलेट्रल्स, जो उसकी साइडों वाली वेसल हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल तो हमारे पास कोलेट्रल बिल्कुल नॉर्मल, ये लीवर है ना यार, ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पे एसोफेगस है, यहाँ पे चलो कोलेट्रल वेसल सारी हैं। नॉर्मली पोर्टल वेन से जो है ना ब्लड के यहाँ से हो के जो है ना इन्फीरियर वेना के में आराम में जाता है। लेकिन जब ये केसेस होते हैं, पोर्टल जब हमारे पास प्रेशर बढ़ता है, तो वो यहाँ पे जो कोलेट्रल्स होती हैं वो उनके अंदर ब्लड जाना शुरू कर दिया करता है, ठीक है। तो हमारे पास यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि कोलेट्रल यहाँ पे अब ब्लड लेना शुरू कर देती हैं, उनकी जो है ना वो डायलिटेशन हो जाती है। जब यहाँ से डायलिटेशन होगी, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ये फट जाएंगी, ठीक है। फट जाएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलेट्रल कैन स्टार्ट ब्लीड, और वो जो जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा वहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इस ब्लीड को जो है ना वो अब मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने जो ब्लड निकल रहा है ना उसके लिए आपने IV फ्लूइड दे दो, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। फिर टेक ब्लड फॉर बेस लाइन, ठीक है, वो जो ब्लड निकल रहा है उसको बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, वो नहीं, बल्कि वेन से आप ब्लड लोगे, बेस लाइन हमेशा हम वेन से लेते हैं, ठीक है, आर्टरी वेन से वहाँ से लेके। फिर आप क्या करेंगे, फ्रेश फ्रोज़न, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो उसको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है ना वो आपने बाहर से लगाना होता है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा लगाओगे, साथ में आप उसकी आउटपुट जो है ना वो आप उसकी मॉनिटर करोगे, ठीक है। फिर अर्जेंट एंडोस्कोपी जो है ना वो आप इसके अंदर करोगे, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। आप कैमरा डालोगे एसोफेगस के अंदर कि वाकई यहीं से ब्लीडिंग हो रही है ना, वेरिसियल ब्लीडिंग, तो अर्जेंट एंडोस्कोपी आप इसके अंदर कर लोगे वेरिसियल ब्लीडिंग के लिए। फिर एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरापी जो है ना वो आप इसके अंदर कर लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्क्लीरोजिंग एजेंट, जिसके अंदर एथानोलामीन ओलिएट, नाम उसने लिखा हुआ है एथानोलामीन OLEAT ओलिएट, ये आप यूज़ करते हो, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि एंडोस्कोपिक बेंडिंग, जो वेरेसिस हैं वहाँ पे बैंड लाइगेट कर देते हो, ठीक है। तो बेंडिंग वहाँ पे आप कर सकते हो, अलॉन्ग विद वेजोप्रेशन, जो है ना जो वेसल को प्रेस करें, ठीक है, कंप्रेस करें, तो वेजोप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल है तो बलून टेम्पोनाड एक होता है, मतलब आप बलून डालते हो, ठीक है, गुब्बारे को डाल के यहाँ पे फुला दिया करते हो वेसोफेगस के लोअर में। जब वो फूलेगा तो प्रेशर लगाएगा वेसल को रोक देगा ब्लीड होने से। तो बलून, इसको टेम्पोनाड कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कंप्रेशन बाय बलून इन्फ्लेमेशन, बलून को फुला के उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देती हैं। फिर
ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोटोसिस्टेमिक शंट आप बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टिप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजुगुलर इंट्रा हिपैटिक प्रोटोसिस्टेमिक शंट आप इसके अंदर बना सकते हो। फिर सर्जिकल शंटिंग बना दो, स्प्लीनो रीनल शंट को पोर्टो केबल शंट के साथ मिला दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर्जिकल शंट जिसके अंदर हमारे पास क्या करना है, स्प्लीनो रीनल और स्प्लीन वाली को हमने डायरेक्ट किसके साथ लगा देना है, हमने प्रोटो केबल शंट के साथ, ताकि वहाँ पे प्रेशर ही ना आए। फिर अगर बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है तो हम लोअर एसोफेगस को पकड़ के काट देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ट्रांजैक्शन ऑफ द लोअर एसोफेजियल जो है ना, वो अगर बहुत सीवियर केसेस है इसके अंदर हम करते हैं। फिर अलॉन्ग विद हमने क्या करना है, काज को ट्रीट करना है, तो लीवर ट्रांसप्लांट ही पूरे का पूरा कर दो, ताकि दोबारा ये मसला बने ही ना। बस ये 13 मैंने कोई लिख दिए हैं आपके पास, मैनेजमेंट ऑफ द वेरिसेल, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है, लेकिन ये इसी तरह ही है, अगर पूरी बुक को निचोड़ोगे तो ये चीज़ें आपको निकल के मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से मूव करते हैं, ताकि हमारे पास मुझे पास भी टाइम कम है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन के बारे में सारी चीज़ें। तो स्प्लीनेक्टमी इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन की एनाटमी पढ़ने की मेरे ख्याल में ज़रूरत अभी यहाँ पे नहीं है, हाँ एक दफ़ा पढ़ लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह होती है। तो स्प्लीनेक्टमी वो कहता है कि हम केस में मेन आते हैं कि जो क्वेश्चन आता है कि स्प्लीनेक्टमी किन केसेस में करना है, तो इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी आता है क्वेश्चन। तो किन केसेस में आपको इंडिकेट करनी है कि इसकी स्प्लीन आप काट दो मेरी जान। एक हो सकता है हमारे पास कोई भी ट्रॉमेटिक काज हो सकता है। ठीक है, ब्लड सेल का डिसऑर्डर हो सकता है। फिर हमारे पास हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस हो सकता है। फिर आप सिकल सेल एनीमिया आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, जिसको लोगों को थैलेसीमिया होता है, वजह क्या है, वहाँ पे जो आरबीसीज है ना वो हमें खाम खा टूटते जा रहे होते हैं। फिर आईटीपी, व्हाट इज़ आईटीपी, इडियोपैथिक नहीं, इडियोपैथिक नहीं है, ये है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। इसके अंदर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बॉडी के ना ब्लड वो क्लॉट नहीं करता प्रॉपर। तो इसके अंदर वो भी देखा गया कि वो स्प्लीन उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब इसको क्या कहते हैं, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। इसके अंदर बॉडी के ऊपर ना नीले नीले से रैश बन जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के आपको जो है ना वो रेड रैश पिन पॉइंट परपुरा, हमें यही होता है ना डर्मा के अंदर हमने पढ़ा है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आईटीपी। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपुरा। ठीक है, ये था अम्यून, और ये हमारे पास है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपुरा के केसेस में। या फिर किसी को अगर लिम्फोमाज हैं तो उसके अंदर हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं। किसी को ल्यूकीमियाज हैं तो इसके अंदर कर सकते हैं। या फिर हमारे पास मिसलेनियसली हमारे पास क्या होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट हो, एब्सेस हो, या फिर हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो, तो इसके अंदर हमने ना स्प्लीन जो है ना वो रिमूव कर देनी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये केसेस हैं। बाकी वो कह रहा है कि हमने अब क्या ऐसे ही पकड़ के रिमूव कर दी, नहीं, कुछ हमें प्री ऑपरेटिव जो है ना वो करना पड़ेगा। ऑपरेशन से पहले क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कोरेक्शन ऑफ द कोआगुलोपैथी। उसको कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, जिस तरह हमने कहा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, तो कोआगुलोपैथी जो है ना वो उसको सबसे पहले ठीक करो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए हम प्रोफाइलेक्सी के लिए जो है ना वो देखते हैं। साथ में आप एंटी बायोटिक्स वो यूज़ कर सकते हो, साथ में आप वैक्सीन जो है ना वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। वैक्सीन में हमारे पास कौन सी आ सकती है, एक हमारे पास हो सकती है पॉलीवेलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, वो आप दे सकते हो। नंबर सेकंड पे मेनिंगोकोकल वैक्सीन। ठीक है, वो आप इसके अंदर देगा। नंबर थर्ड पे हमारे पास एच इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी आप इसके अंदर वैक्सीन दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर साथ में दे के इसको प्री ऑपरेटिवली जो है ना वो मैनेज करके उसके बाद ऑपरेशन करना है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, स्प्लीन तो मैंने काट दी, लेकिन कॉम्प्लिकेट क्या चीज़ कर सकती है, वो हमारे पास हो सकती है इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, या अर्ली पोस्ट ऑप है, या लेट पोस्ट ऑप है। ठीक है, तो हमारे पास ड्यूरिंग ऑपरेशन जो होती है उसे हम कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव। फिर हमारे पास है ऑपरेशन किया और अर्ली ऑपरेशन के बाद ही हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशन है, और कुछ लेट पोस्ट ऑप इसे हम कहते हैं। ठीक है, अर्ली पोस्ट ऑप और लेट पोस्ट ऑपरेशन जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन वो अलग अलग है सारी। तो इंट्रा ऑपरेटिव हमारे पास क्या होगा, मतलब ड्यूरिंग हम स्प्लीन को काट रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ऊपर जो डायाफ्राम है वो उसको कैंची लग जाए, डायाफ्राम उड़ सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक के अंदर कोई हो सकता है, साथ में पेंक्रियाज पड़ा है, गलती से आपने उसको कर दिया, या फिर कोई बावर इंजरी कर दी। ठीक है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अर्ली पोस्ट ऑप में क्या है, अभी हुआ और चंद घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन के जो है ना वो हमारे पास वाउंड का इन्फेक्शन हो सकता है। पोस्ट ऑप इलियस मतलब इलियम जो है ना वो काम करना छोड़ गई है, ठीक है। और पल्मनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके फेफड़ों के अंदर कुछ ना कुछ वो ना एम्बोलिस वगैरह, तो पल्मनरी एम्बोलिज्म इसके। लेट पोस्ट ऑप में क्या होता है, ये हमारे पास कहता है कि इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं OPSI, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन, जो कि लेट कॉम्प्लिकेशन है। जो इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ इसको ओ को ना ओवरवेलमिंग भी कहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। बेसिकली कि जब आपने स्प्लीन काट दी तो उसके अंदर ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी बैक्टीरिया 50% केसेज में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, या फिर H इन्फ्लुएंजा टाइप B, या फिर निजेरिया मेनिंजाइटिस, ये आके अटैक कर देते हैं बॉडी के ऊपर। इसके अंदर बंदे को पहले फ्लू लाइक होते हैं सिम्टम, फ्लू होता है, उसके बाद वो फ्लू लाइक इसको सबसे पहले सिम्टम्स होगा, ठीक है। फ्लू के बाद उसको फल्मिनेंट सेप्सिस होगा और वो बंदा मौत के अंदर चला जाएगा। तो मतलब उसने हिस्ट्री ये होता है कि जनाब उसने स्प्लीन अपनी रिमूव करवाई थी, उसके बाद इसे इन्फेक्शन और नज़ला सा हुआ था, उसके बाद उसको फ्लूमिनेंट सेप्सिस सा हुआ और उसके बाद वो अल्लाह के वाले। इसको प्रिवेंट कैसे करना है, जो ही आप स्प्लीनेक्टमी करें ना तो OPSI को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें, वैक्सीनेशन एक तो दे दें, अलॉन्ग विद आप एंटी बायोटिक पोरफाइलेक्सिस के लिए जो है ना वो आप इसके अंदर दे देंगे, तो आपके पास काफ़ी हद तक ये काम हो जाता है। यार कौन काले कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। एनीवेज, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हेपेटोबिलरी सिस्टम, इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास ये तो कोली 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 ये मुझे हमेशा भूल जाते हैं, कुछ मैंने निमोनिक्स की डर्टी भी बनाए हुए हैं, होपफुली कुछ ना कुछ आपके लिए ये वर्क कर जाएँ, ठीक है। अब हेपेटोबिलरी सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले क्या है जी मेरी जान, कोलीलिथियसिस, मतलब लिद से याद कर लिया मैंने इसको, लिद, ठीक है। लिद क्या होता है, एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, वहीं से याद कर लो कि ये, सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिका अगेन सेइंग, लेकिन कोलीलिथियसिस इसी को मैं कहूँगा, ठीक है। दो तरह के हमारे पास बॉडी के अंदर स्टोन बनते हैं हेपेटोबिलरी सिस्टम के, या कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती हैं या हमारे पास पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। मोस्टली जो फीमेल होती हैं उन वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा लेती हैं ना, उनके अंदर वो हार्मोनल भी चेंजेस होती हैं, तो हमारे पास ये फीमेल के अंदर मोस्टली ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। हु आर फैटी, जितनी भी आप मोटी गर्ल हैं, पिज़्ज़े खाने वाली बर्गर बच्चियाँ, फैटी गर्ल्स के अंदर मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ एक ऐसी लड़की को जो सुबह दोपहर शाम पानी की जगह कोक पिया करती थी, रोटी की जगह पिज़्ज़ा खाया करती थी। जब उसकी प्रेगनेंसी अटेन हुई, टपाटप हुआ, शादी हुई, उसके बाद उसको जूँ जूँ उसका बेबी बढ़ता गया उसको हेपेटोबिलिटी सिम्टम्स आना शुरू हो गए। जो खाती थी वो उल्टी कर दी। जब उसका डायग्नोस हुआ तो वो कोलेस्ट्रॉल स्टोर उसके अंदर बने हुए थे मेरी जान, हेपेटोबिलिटी के अंदर। देखो कितना डेंजर है। मज़े आपने लिए हैं, नुकसान बच्चे का हो रहा था, लेकिन फिर भी वो CMH में बड़े अच्छा मैनेज करके उन्होंने इसको एंड एंड तक पहुँचाया। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है ना, इसके अंदर मिक्सचर बेसिकली क्या क्या होता है, एक आपका हमारे पास क्या होता है, बाइल्स एसिड होते हैं, कैल्शियम वो घुल जाता है, और साथ में जो बाइल पिगमेंट है ना, ठीक है, वो मिला के हमारे पास एक स्टोन बन जाता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। पिगमेंट स्टोन क्या होता है, ये लेस दैन 30% लेस हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन से, ठीक है। और ये कह लें कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं पिगमेंट स्टोन की, या तो पिगमेंट ब्लैक हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ब्राउन हो सकता है, ठीक है। अब इसकी भी यानी आगे फर्दर दौड़ है, या ब्लैक हो सकता है या ब्राउन। ब्लैक स्टोन जो है ना वो काले हैं, काले लोग सख्त होते हैं, हार्ड होगा ये, ठीक है, ब्लैकिश होगा, और इसके अंदर इनसोलूबल ब्लू रिबन होगा, ठीक है। कुछ भी ये अपने अंदर जज़ब नहीं करते ब्लैक पीपल, तो इनसोलूबल बिली रूबिन होगा इसके अंदर, और कैल्शियम फास्फेट इसके अंदर मिला होगा, कैल्शियम फास्फेट होगा, इनसॉल्युबल बिलोरिबन और कैल्शियम फास्फेट इसके अंदर हमारे पास होगा। और मोस्टली किन लोगों को ब्लैक होता है, थैलेसीमिया के कभी आपने पेशेंट देखे वो काले काले से हो रही होती हैं साइनोसिस की वजह से बेचारे, बड़ी यार, ये मैंने हमारे कॉलेज में भी आया करते थे वो GC कॉलेज में ना, बाकायदा वो थैलेसीमिया का एक बाप कितने साल आता रहा बेचारा अपने बेटे के लिए ना खून लेने के लिए, कभी कोई स्टूडेंट की मिन्नत कर रहे हैं, कभी कोई स्टूडेंट की, बड़ा एक होता है बेचारे ने क्या ही काम करना है जब उसका बेटा ही जो है ना वो उसके खून लेने में सारा दिन ही गुजर जाए। एक तो खून लेना है, उसके बाद उसको फिर लगवाना है और उसको फिर घर लेके जाना है। कितनी
ये अजियतनाक यूँ कह लो, लेकिन अल्लाह की तरफ से तो अल्लाह हौसला भी दे देता है फिर, ठीक है। लेकिन ये है कि जीसी वाले अच्छी खासी उसकी हेल्प किया करते थे, कोशिश करते थे कि उसको मैक्सिमम जो है ना वो अरेंज करके दिया जाए ब्लड, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन दिया करो, अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बस बंदे को होता है कि यार थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना वो कम हुआ, लेकिन उसके बाद बंदा अगर जूस अच्छा सा पी लेना ठीक हो जाता है, ठीक है। इससे ये भी रिसर्च साबित हुई कि आपको कार्डिक प्रॉब्लम्स नहीं होते, आपका फ्लूइड ओवरलोड नहीं कहीं होगा, किडनी के ऊपर लोड कम हो जाता है। ये भी कुछ है, लेकिन ज़्यादा ब्लड भी नहीं निकलवा लेना, ये भी नहीं है कि एक मखसूस टाइम के अंदर ब्लड दो, उसके बाद अपनी रिकवरी करो। कैल्शियम और फास्फेट जो है ना, ये स्टोन मोस्टली किन के अंदर होगा, ये ब्लैक स्टोन थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर देखा गए हैं, ठीक है। या जिनको सिकल सेल एनीमिया है ना, उनके अंदर आपको ब्लैक स्टोन देखे। ब्राउन किसके अंदर देखे गए हैं, ब्राउन जो है ना वो ब्राउन मुंडे, सॉफ्ट से मुंडे होते हैं, ठीक है, ब्राउनिश होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द बिलरी। अब ये कोई भी ब्राउन मुंडे को इन्फेक्शन हो गया किसका, बिलरी ट्री का। तो बिलरी ट्री के इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोन है वो ब्राउन होंगे। और ये बनते कैसे हैं, जब ये स्टोन को हमने देखा तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या था, बैक्टीरियल, सॉफ्ट से बैक्टीरियल एंटीजेंस थे, ठीक है, साथ में कैल्शियम साल्ट थे, ठीक है। यहाँ पे इंसोल्यूबल बिलोरिबन था, यहाँ पे बैक्टीरियल एंटीजेंस और साथ में कैल्शियम साल्ट आपको मिल गया, तो आपके पास ब्राउन स्टोन आ जाएंगे। मज़ा आया नहीं आया। अब यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पड़े हुए स्टोन हम क्यों निकालें। ये अगर तो लीवर है ना, ठीक है, और यहाँ पे ये गाल ब्लैडर है, ठीक है, अगर तो ये गाल ब्लैडर के अंदर है, मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना लड़कियों को होते हैं मोटी, जो पिज़्ज़े खाने वाली, पेप्सी कोक पीने वाली, जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उनके अंदर उसके सिम्टम्स आते हैं, अमूमन ये एसिम्टोमेटिक गुजर जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फिर वो कह रहा है कि अगर गाल ब्लैडर में है तो इसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो सकती है गाल ब्लैडर की, ठीक है। और साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली कोलिलिथियासिस किया है, बेसिकली जो गाल ब्लैडर है ना, इसके अंदर स्टोन है ना हमारे पास, यही बात की हमने यहाँ तक कि स्टोन इन दी गाल ब्लैडर। अब वो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, अगर वो ज़्यादा देर तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करे तो कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है अब ये, और क्रोनिक भी हो सकता है। फिर एम्फाइमा, मतलब यहाँ पे कोई भी पस वगैरह जो है ना वो गॉल ब्लैडर के अंदर आ सकती है। कुछ पत्थर इतने होते हैं कि उसको फाड़ के रख देते हैं, परफोरेशन काज करवा देती हैं, गैंग्रीन काज करवा देते हैं, और इवन वो कैंसर के अंदर भी तब्दील, जब बार बार रेपिटेड ट्रोमा होगा वो एक खेती बन जाएगी कैंसर के लिए। फिर अगर तो वो हमारे पास अब यहाँ से कभी कभार छोटे स्टोन है निकल के हमारे पास नीचे जो है ना वो बाइल डक्ट के अंदर जाके फंस जाते हैं, ठीक है। ये तो थे अगर गाल ब्लैडर के अंदर रह गए, अगर वो नीचे आके बाइल डक्ट में फंस जाएँ तो इसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डस होगा। कौन सा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस। तो ये एग्जामिनर पूछते हैं बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस की वजह क्या है, तो आप कहेंगे कि वो स्टोन जो है हेपेटोबिलियरी सिस्टम के अंदर आ गया, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होगा। एक्यूट कोलेंजाइटिस हो सकता है, पेंक्रियाज के ऊपर पेंक्रियाटाइटिस का करवा सकते हैं, इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें उसके अंदर कैंसर, कोलेंजियो कार्सिनोमा आप इसके अंदर करवा देते हैं, ठीक है, कोलेंजियो कार्सिनोमा। फिर इवन अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर चला गया है, ठीक है, हाथ के अंदर, तो वहाँ पे गाल स्टोन इलियस ये काज करवा सकता है, ठीक है। तो इलियम इंटेस्टाइन में जाके गाल स्टोन की वजह से जो इलियस होता था ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसके अंदर उसने नेक्स्ट एक लिखा हुआ है, बल्कि एक प्रोसीजर है कोलिसिस्टेक्टमी। आपने कोलिसिस्टेक्टमियाँ देखी होंगी, बड़ी देखी होंगी सर्जरी के, जिन्होंने वार्ड अटेंड किए होंगे ना फाइनल ईयर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ कोलिसिस्टेक्टमी और ये सारी की चीज़ें। अच्छा, तो इसके अब जो स्टोन है इसको रिमूवल करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है, इसके अंदर हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ, हम अगर गाल ब्लैडर को ही हमने रिमूव करना है पूरे को, इतना इन्फ्लेमेशन हो गया, तो कोलिसिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, पूरे का पूरा गाल ब्लैडर ही हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये दो तरह से हम कर सकते हैं, आपने भी सर्जरी के वार्ड में देखा होगा वो कैमरे डाल के, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जामिनर। नंबर 1 ये आपके पास प्रोसीजर होता है। नंबर 2 पे उसने लिखा हुआ है हमारे पास ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। एक लेप्रोस्कोपी होती है, मतलब आपने 3 ट्यूबें साइड से डालते हैं, कैमरे से कर दें, लेकिन एक है कि अब खोल देते हैं पूरा पेट, तो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होती है। लेप्रोस्कोपी की आपको स्टेप लाजमी हर सूरत आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं कि पूछिए बेटा क्या स्टेप क्या है, तो बच्चे बेचारा ये फलां जी पहले एक कट लगाने दे, नहीं, शुरू आपने कहाँ से करना है, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट से शुरू करना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कहना सर हमने पहले प्रिपरेशन करनी है पेशेंट की, उसके जो है ना वो वाइटल वगैरह वो वहाँ से उसके देखने, तभी वो फिट होगा ना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट करनी है,
क्रिएशन ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, क्रिएशन ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, ये आपने क्रिएट करना है। न्यूमोपेरिटोनियम में अब क्या होता है, आप जो सुराख निकालते हैं पेट में, उसके अंदर आप गैस भरते हैं, वो यूं पेट फूल जाता है सारे का सारा। तो इसे हम कहते हैं कि हमने न्यूमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम पेट के अंदर हमने गैस भर दी, हवा भर दी। उसके बाद फिर आपके इंसर्शन पॉट्स होते हैं कुछ, ठीक है, यूं करके आपके वो कैमरा लगाने के लिए ना पहले जिनके अंदर कैमरा डालना होता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट हम पहले डालते हैं वो उसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑफ पॉट्स, ठीक है। हम अब इसके अंदर पॉट्स जो है ना वो इंसर्ट करते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी वो कह रहा है कि हम सेफली परफॉर्म कर लेते हैं विद द यूज़ ऑफ 10 mm अम्बलाइकल, 5 mm एपिगैस्ट्रिक और 2 mm सबकोस्टल, और हमारे पास लेटरल पॉट, मतलब कोई 4 पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वह अभी मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ कौन कौन से 4 पार्ट के मैंने नाम लिए। नंबर 1 पे हम एक 10 mm का अम्बलाइकस के बिल्कुल पास जो है ना वो कहते हैं 10 mm का अम्बलाइकल पार्ट होता है, ठीक है, जो अम्बलाइकस के पास हम डालते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास 5 mm का एपिगैस्ट्रिक पार्ट होता है, ये पूछते हैं, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट है ना, इसका ये अम्बलाइकस है, ये ऊपर वाला हमारे पास एपिगैस्ट्रियम है, ये अम्बलाइकस है, ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रियम। एक हमारे पास अम्बलाइकल वाला आ गया, एक एपिगैस्ट्रिक पार्ट आ गया जो कि हमारे पास 5 mm का है। फिर सब कोस्टल, जहाँ पे रिब्स हैं उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास सब कोस्टल हमारे पास जो कि 2 mm का डाला है। रिमेंबर ये इनकी भी पता हो, 2 mm का सब कोस्टल, और फिर हमारे पास 2 mm का एक लेटरल होता है, ठीक है, वो पॉट वो हम डालते हैं। फिर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं। सबसे पहले किसका, विसरल पेरिटोनियम को हम डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम के ऊपर विसरल प्रूला पराइटल होते हैं ना, जिस तरह वही विसरल पेरिटोनियम होती है, और वो सारी की सारी विसरा के गिर जो पेरिटोनियम उसको निकालते हैं। फिर हम डाइसेक्ट करते हैं हेपेटोसिस्टिक ट्राइएंगल को, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइएंगल सी बन रही होती है तो उसको हम डाइसेक्ट करते हैं। तो हिपेटोसिस्टिक ट्राइएंगल, इसको हमने पकड़ के डाइसेक्ट कर देना है। फिर हमने कह रहा है कि इस्टेब्लिश करना है क्रिटिकल व्यू ऑफ द सेफ्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट करनी है किसकी, क्रिटिकल व्यू ऑफ द सेफ्टी, ये आपने करनी है। फिर वहाँ पे एक कैलॉट्स ट्राइएंगल होता है, उसको डाइसेक्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, बेहतर यही है कि आपने सर्जरी का वार्ड लिया हो या आप यूट्यूब का वीडियो दिखाएं। वीडियो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि हर वो क्लेम करते हैं, और वैसे भी ब्लड वाली चीज़ें अलाउ नहीं है। यूट्यूब ने यूँ पकड़ कर वीडियो पर मारनी है, ठीक है, अच्छा खासा नुकसान हो जाता है यार, पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। डाइसेक्शन ऑफ दी, फिर आपने क्या करना है, कैलॉट्स ट्राइएंगल जो है ना वो आपने उसको डाइसेक्ट करना है। फिर क्लिपिंग करनी है, वहाँ पे क्लिप लगा के, आपने देखा कि वाइट वाइट से क्लिप लगा रहे होते कैमरे वो अंदर पॉट के अंदर डाल के, बड़ा अच्छा मज़े का प्रोसीजर है, लेकिन ये हेक्टिक भी है, ठीक है। क्लिपिंग करके जो सिस्टिक डक्ट है और सिस्टिक आर्टरी है उनको अलग करना होता है। सिस्टिक डक्ट को एक क्लिप लगाया और साथ में सिस्टिक आर्टरी को क्लिप लगाया ताकि वो ब्लीड ना करें, ठीक है, उसको कर दिया। फिर आपने डाइसेक्ट करना है गाल ब्लैडर को लीवर बेड से, ठीक है। फिर आप वो पकड़ते हैं वो एक पॉट से ले जा के चिमटा सा, वो उससे आप गाल ब्लैडर को यूँ खींच लेते हैं, ठीक है, डाइसेक्ट कर लेते हैं आपको, ठीक है। अमूमन आपके पास काटरी होती है वो जलाने वाली, उससे आप डाइसेक्ट करते हैं। तो डाइसेक्शन की क्या करते हैं, गाल ब्लैडर को फ्राम लीवर बेड से आप उसको डाइसेक्ट कर देते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं गाल ब्लैडर को, और उसके अंदर जितने भी स्टोन होती है या जो स्टोन है, पहले स्टोन को क्रश कर लिया करते हैं ताकि इजीली वो पोर्ट से बाहर, अगर बहुत ज़्यादा स्टोन है वो पोर्ट से बाहर ही नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो आप उसको क्रश करके उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको गाल ब्लैडर समेत जो है ना वो बाहर निकाल लेते हैं, या कोई भी स्टोन है, ठीक है। फिर वहाँ पे आप पानी मारते हैं, इरीगेशन जो है ना वो आपने नॉर्मल से लाइन की देखा होगा, इरीगेट करते हैं, और जो सक्शन होता है ऑपरेटिंग फील्ड का वहाँ से सक कर लेते हैं। फिर आप ना जो चीज़ आपने स्टोन वगैरह निकाला है उसको फाइनल डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करके आप रिमूवल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करते हैं। और आप गैस यहाँ पे हमने कौन सी डाली थी यहाँ पे न्यूमोथोरक्स के लिए, ये मैं बताना भूल गया, CO2 आप डालते हैं, ठीक है। फिर आप एंड पे क्लोजर ऑफ द वाउंड कर लेते हैं, ठीक है। मैं अब आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाए। ये इसी तरह स्टेप लिखने हैं प्लीज़, इसके अंदर कोई अपनी ना चबली मार देना। तो आई थिंक ये दिखाना, चलो ये देखो,
एक अम्बिलाइकस के ऊपर पोर्ट डालना है, एक आपने एपिगैस्ट्री के ऊपर, एक सब कोस्टल के ऊपर और एक राइट लेटरल के ऊपर। ये 4 पोर्ट आपने डाल के, ठीक है, उसके अंदर फिर आपने CO2 डाल के उसके पेट को सारे को फुला देना है। इसके अलावा यार कोई बेहतर होता कि आप इसके अंदर वीडियोस भी कोई देख लेते। ये इस तरह के ना वो पोर्ट्स होती हैं इसके अंदर, फिर आप कैमरे वो लंबी लंबी एक सीखें सी होती हैं, ठीक है। ये इस तरह का करके आप क्लिपिंग कर रहे हैं ये सारी की सारी पहले, ठीक है। ये देख रहे हैं क्लिप लगा रहे हैं उसको, फिर यहाँ पे क्लिप लगा के उसको रिमूव करके वो जो जितना भी स्टोन है वो निकाल कर बस ये, ठीक है। ये बेहतर ये है कि आप इसको लाइव देखें सर्जरी को। ये इस तरह के पोर्ट होते हैं, ठीक है। 2 बंदे इधर से पोर्ट को पकड़ रहे होते हैं, जो सर्जन है वो 2 पोर्ट्स को हैंडल कर रहा होता है। यहाँ से ये देखो गाल ब्लड को उसको बेड से डाइसेक्ट करके, मैंने बताया ना यहाँ पे डाइसेक्ट ऑफ द कैलेट्स ट्रायंगल, वहाँ कैलेट्स को निकाल के वहाँ से गाल ब्लड को रिमूव करके, और इस तरह जो है ना वो आप अपना स्टोन और वो सारा बाहर खींच लिया करते हैं। बस ये इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे हमने एक बात की, क्रिटिकल व्यू ऑफ दिस सेफ्टी क्या होती है। तो जो मैंने अभी लफ्ज़ बोला क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, देख रहे हो ये आपको एक ग्रीन येलो सी ट्रायंगल नज़र आ रही है, इसे हम कह रहे हैं कैलॉट्स ट्रायंगल। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर आपको सारी की सारी नज़र आ रही है। आर्टरी है, लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर है, और सिस्टिक डक्ट हमारे पास नज़र आ रही है। तो हम इसी को ही मॉडिफाई करते हैं। तो अमूमन एग्जामिनर पूछते हैं बट बेटा व्हाट इज़ क्रिटिकल, यार तुमने भी अभी सूखना था, व्यू ऑफ द सेफ्टी, ठीक है। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इसके अंदर आपने 3 चीज़ें जो है ना वो कहना है कि 3 क्राइटेरिया मेट होने चाहिए जब आप कोलिसिस्टेक्टमी लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हैं। नंबर 1 हेपेटोसिस्टिक ट्राइएंगल, वो आपको व्यू होनी चाहिए, ठीक है। हेपेटोसिस्टिक ट्राइएंगल ये आपको व्यू होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ये ट्राइंगल कैसे बनती है। नंबर 1 पे हमारे पास जो सिस्टिक डक्ट है, गाल ब्लैडर की डक्ट जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उससे इधर से ये आ जाएगी। नंबर 2 पे कॉमन हेपेटिक डक्ट सेकंड लाइन पे, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक से एक कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है, इधर से ये सिस्टिक आ गई, इधर से राइट और लेफ्ट से कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गई, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गई, ठीक है। और इन्फीरियर एज ऑफ द लीवर, ऊपर से हमारे पास इन्फीरियर एज ऑफ द लीवर जो भी मैंने आपको दिखाया, तो इन्फीरियर एज ऑफ लीवर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक क्लियर है क्योंकि ये एरिया सेफ है फैट से और फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है। तो इसके अंदर आपने फैट और फाइब्रस टिश्यू को क्लियर, ऑल इज़ क्लियर्ड फॉर द फैट एंड फॉर द टिश्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी पिक्चर को दोबारा देख लो ज़रा। तो मैंने जो जो चीज़ें बोली हैं, हमने कहा कि हेपेटिक सिस्टिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर नज़र आ रहे सारे के सारे। ये हमारे पास हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल ये वाली जो हमने अभी बात की है, ये ब्लू वाली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैलोट्स ट्रायंगल के ऊपर। तो वो कैलोट्स ट्रायंगल की अपनी बाउंड्रीज आपको, ये आपको आर्टरीज मिल रही हैं इसके अंदर आ जाती है, लेकिन इसके अंदर हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल जो है ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कॉमन बाइल और कॉमन हिपैटिक डक्ट को देखते हैं लेकिन एक्सपोज नहीं करते डाइसेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो कॉमन हिपैटिक है, ठीक है, और हमारे पास यूँ कह लें कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, उनको देखते तो हैं लेकिन एक्सपोज नहीं करते। कहीं पे आपने एक्सपोज किया हुआ है, कॉमन वाली देख लो, ठीक है, कॉमन हेपेटिक और वो सारी की सारी आपने एक्सपोज बिल्कुल नहीं की। तो ये हमारे पास हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल आपको मिल रही है। कैलोट्स ट्रायंगल और है, हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल और है। हेपेटोसिस्टिक में हमने नंबर 1 पे क्या देखा, सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। नंबर 2 पे हमने क्या देखा, एक सिस्टिक डक्ट देख ली ना, कॉमन हेपेटिक डक्ट इधर से देख लो, राइट और लेफ्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गई, और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर। अब ये लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, ये हमारे पास है हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। कैलोट्स ट्रायंगल समथिंग एल्स है जो हमने यहाँ पे अभी बाद में डिस्कशन करनी है। अच्छा, ड्यूरिंग हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल की एक्सपोजर में हमने व्यू ऑफ द जो हमारे पास है क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी, हमने कॉमन हेपेटिक और हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं उनको देखते तो हैं लेकिन एक्सपोज नहीं करते, डाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। फिर हमारे पास होता है जी नंबर 2 पे जो हमने व्यू ऑफ सेफ्टी करना है ना, नंबर 1 पे हमने कर लिया हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल को व्यू कर लिया। नंबर 2 पे हमने जो व्यू करना है वो लोअर 1/3 ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, लोअर 1/3 ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसको हम सेपरेट किससे करते हैं, लीवर से,
ठीक है। इसको लीवर से हमने लोअर 1/3 ऑफ गाल ब्लैडर जो है ना, इसको हम लीवर से सेपरेट कर दें ताकि हमें क्या एक्सपोज हो, सिस्टिक प्लेट इजीली एक्सपोज हो जाए। ठीक है। और सिस्टिक प्लेट बेसिकली क्या है, लीवर का बेड है। ठीक है। लीवर बेड ऑफ द गाल ब्लैडर एंड रिप्रेजेंट द गाल ब्लैडर फोसा। इसके अंदर हमारे पास सिस्टिक प्लेट के अंदर क्या होता है, गाल ब्लैडर का हमारे पास एक्चुअल फोसा होता है जो एक ग्रुप सा बना हुआ है ना, वो हमारे पास मिल जाता है। ये हो गया सेकंड क्रिटिकल व्यू। नंबर थर्ड पे क्रिटिकल व्यू में आपने क्या लिखना है, टू एंड ओनली टू स्ट्रक्चर शुड बी सीन ऑन इंटरिंग दी। जब आप गाल ब्लैडर में इंटर हों तो सिर्फ और सिर्फ दो, टू एंड ओनली टू स्ट्रक्चर शुड बी विजिबल। ठीक है। बाय इंटरिंग दी गाल ब्लैडर, जब आप गाल ब्लैडर में इंटर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ दो स्ट्रक्चर हो, जिसके अंदर कौन से हैं, एक सिस्टिक डक्ट हो गया और एक आपके पास सिस्टिक आर्टरी, दोनों सीसी वाले। सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी आपके पास एक्सपोज्ड होनी चाहिए। तो बस ये बातें आपने मेरी जान बता देनी है क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी के अंदर। ठीक है। अब इस सारे प्रोसीजर में लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी कर ली ना हमने, इसके अंदर क्या क्या वो कह रहा है कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, वो जल्दी से डिस्कशन करते हैं, लाइट भी चली गई है। ठीक है। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, हम इंजरी किसको कर सकते हैं, स्टोमिक को इंजरी कर सकते हैं, वेसल को इंजर कर सकते हैं, पेंक्रियाज को इंजर कर सकते हैं। CO2 जो हमने डाली थी पेट के अंदर वो रिटेंशन कर दे, अच्छे से हमने निकाली नहीं और वहीं पर बाजार हो जाए। इवन वो परफोरेट कर दे, कोई भी गाल ब्लैडर की हमारे पास प्रॉपर परफोरेशन हो गई है। कंप्लीट प्रोसीजर आपने नहीं किया, बस जल्दी जल्दी में आधा प्रोसीजर किया और आधा वहीं पर रह गया। बिलरी के अंदर लीकेज कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है। और ये बाकी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ये जो ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने जो किया, आफ्टर प्रोसीजर क्या हो सकता है, कोई भी स्टोन आपने मिस कर दिया, वो गिर गया और वहीं पे रह गया, मिस कर दिया स्टोन इन कॉमन बिलरी जो है ना वो डक्ट उसके अंदर रह गया, या फिर वाउंड इन्फेक्शन, हेमाटोमा, या फिर इंसिजन जहाँ पे दिए थे वहाँ पे हर्निया डेवलप हो जाए, ये हो सकती है। तो अब किन पेशेंट में नहीं करेंगे लेप्रोस्कोपिकली जो हमारे पास कोलिसिस्टेक्टमी, जिनको सेवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, कभी भी उसके अंदर ना करना, वरना लीवर से जब वो आर्टरी फटेगी तो वो शुर की फुहारे लेंगे। जो सेवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सीवियर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसके अंदर नहीं करेंगे। या फिर DCLD, मतलब अगर किसी को डीकम्पनसेटेड लीवर डिजीज़ हो ना तो उसके अंदर भी आपने नहीं करना। डीकम्पनसेटेड अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास पिक्चर है ना, ये देख लो, डीकम्पनसेटेड अगर किसी को लीवर है तो इसके अंदर आपने उसको मज़ीद तबाह करने से पहले रुक जाना है। ये तो था हमारे पास सारी का सारा लेप्रोस्कोपिकली आप इसके अंदर कर रहे थे। ठीक है, होपफुली नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास लेप्रोस्कोपिकली आ गया। अब है जी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। ओपन में क्या होता है, हम प्रॉपर इंसिजन देते हैं। पहले आप देख लो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, अगर यहाँ पे मुझे पिक्चर मिल जाती है ना, ठीक है, तो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी जो है ना, इसके अंदर आपने सबसे पहले इंसिजन देना है और आपने उसके बाद ये देखो, ये अब हमारे पास ये ओपन कर है। इसके अंदर आपने कोई भी ट्रोकार वगैरह वो कैमरे शैमरे नहीं डालने, आपने प्रॉपर ओपन करना है। सबसे पहले एक इंसिजन लगाते हैं स्लांट अंडर दी रिब के बिल्कुल नीचे, राइट साइड ऑफ योर अब्डोमन, और इट शुड बी मेड इन अपर पार्ट ऑफ योर अब्डोमन। अपर पार्ट ऑफ जहाँ पे लीवर यानी आपको मिल रहा है वहाँ पे गाल ब्लैडर रिमूव करना है। कुछ केसेस में कह रहा है कि एक से जब रिमूव कर लेंगे आप, इसके अंदर बाद यहाँ पे एक ड्रेन आपने लाजमी डालना होता है ताकि आप जो है ना वो जहाँ पे आपने पुट किया है, ठीक है, ताकि जहाँ पे जो फ्लूइड और पस वगैरह अगर बाद में बन जाए ना, नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वो आपको बाद में। ये है हमारे पास लेप्रोस्कोपिक, ये हमारे पास ओपन है, तो दोनों में फ़र्क हो गया। ओपन कोई ज़्यादा नहीं पूछते, लेप्रोस्कोपिक के आपको पता नहीं चाहिए स्टेप क्या क्या है, वो सारे आपने करना है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिकेशन क्या है, अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोलीलिथियासिस है, मतलब उसको स्टोन तो है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक, वो कहता है कि गाल स्टोन बच्चों में या यंगस्टर में अमूमन होते हैं, जो हीमोलिटिक एनीमिया आते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनके अंदर, या गाल स्टोन कोई भी और लेप्रोस्कोपिकली प्रोसीजर कर रहे थे, ठीक है, उनके अंदर हम देखिए, या फिर जो एक्रोमेगैली के शिकार होते हैं जिनके वो हाथ और पाँव बहुत लंबे हो जाए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा। बस ये बता देना काफ़ी है इसके बारे में, कोलिसिस्टेक्टमी के बारे में। आई थिंक इतना ज़्यादा बता दिया ना मैंने, ये अब इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। क्या होता है ये? देखो नाम में ही काम है, कोलिसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन है, लेकिन वहाँ पे कोई कैलकुलस मतलब कोई कैल्शियम का डिपॉजिट है। तो ओपनिंग ऑफ द गाल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, वो हमारे पास कोई भी गाल स्टोन या किसी भी सब्सटेंस की वजह से अगर ब्लॉक हो जाए और वो अचानक से सिम्टम्स आ जाए तो इसे ना एक्यूट कहेंगे। तो पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगी, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगी, टेंडरनेस होगी। इसके अंदर आप बस एक याद रख लेना, मर्फी साइन।
बाकी सारी बातें वही है, बस इसके अंदर मर्फी साइन आप याद रख लेना कि इंस्पायरेशन अरेस्ट ड्यूरिंग दी पाल्पेशन। जब आप पाल्पेट करते हो तो जो इंस्पायरेशन के ऊपर उसके ना वो सारी अरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मर्फी साइन। अगर मैं आपको यहाँ पे एक पेशेंट दिखा दूँ मर्फी साइन का, तो इंस्पायरेशन जब वो करता है तो वो कहता है कि यहाँ पे ना आस्किंग पेशेंट टू इनटेक एंड होल्ड द डीप ब्रेथ वाइल पल्पिटिंग, उसे कहते हैं लंबा सांस लो और रोक लो। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाती है। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो है ना उसको लंबा सांस लेकर रोकने कहते हैं, उसको शदीद दर्द होगी, टेंडरनेस होगी, राइट हाइपोकर, इसे हम मर्फी साइन कहते हैं। फिर एक हमारे पास होता है बोआस साइन, BOAS, बोआस साइन। इसके अंदर हाइपर एस्थीजिया ऑफ द स्किन बिलो स्कैपुला, स्कैपुला के बिल्कुल नीचे वो कह रहा है कि हमारे पास हाइपर एस्थीजिया हो जाया करता है। तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जो है ना वो हाइपो एस्थीजिया हो जाता है, इसे हम बोआस साइन कहते हैं, ठीक है। तो बस यही आपको दिखाना था, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हाइपर या इंक्रीज्ड अल्टर्ड सेंसिटिविटी राइट हाइपोकोनिन, जो बैक पे 12th रिब है ना उसके बिल्कुल नीचे आपको जो है ना वो मिल जाता है इस तरह का, ठीक है। इसे हम कहते हैं बोआस साइन। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे इसको, वही सेम, आप ब्लड CP ले लो, ठीक है। इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। साथ में कह रहा है कि हमारे पास सोनोग्राफी करवा लो, ठीक है, वो हो जाएगा। और हाइडा स्कैन लीवर के लिए, हमारे हड हराम लीवर होता है ना, हड हराम जिगर दोस्त, तो हाइडा स्कैन इसके अंदर आप करवा लोगे गॉल ब्लैडर में। ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर, अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी हो सकता है या इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी हो सकता है। अगर तो हमारे पास अर्ली वो कह रहा है कि विद 2 वे हैं हमारे पास इसको एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टैटिस को ट्रीट करने के। एक है हमारे पास अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी है, और नंबर 2 पे हमारे पास है इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अर्ली वो कह रहा है कि ये हमारे पास 2 से 3 दिन ऑफ इलनेस के अंदर अंदर अगर हो 2 से 3 दिन ऑफ इलनेस के अंदर पेशेंट को रिससिटेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सर्जरी में कोलिसिस्टेक्टमी डन कर लेते हैं, ठीक है। और इससे वो कह रहा है कि हमारे पास रिस्क ऑफ ओपन प्रोसीजर जो है ना वो इसके अंदर बहुत हाई है। इंटरवल में क्या होता है, अगर हमें 6 से 10 वीक ऑफ द इनिशियल अभी हुई है तो 6 से 10 वीक के बाद हम करें ना, तो इसे हम ओपन कोलिसिस्टेक्टमी इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। इसके अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले करते हैं, ठीक है, उसको घर भेज देते हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि इतने हफ्तों के बाद तुम आओ जब आपकी इन्फ्लामेशन सेटल हो जाए। तो इन्फ्लामेशन सेटल करके हम करते हैं, तो उसे हम इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। क्रोनिक में क्या होता है, अगर वही पेशेंट सिम्टम्स ऑफ गाल स्टोन है लेकिन वो उसको कोई एक्यूट वाले साइन नहीं है कि उसको बहुत दर्द हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास क्रोनिक कोलिसिस्टेटिस होता है। वो कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसको फाइब्रोसिस होगा और कॉन्ट्रैक्टेड जो है ना वो लीवर हमारे पास आपको गाल ब्लैडर मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट वही है, आप कोलिसिस्टेक्टमी कर दो, वो ना रहेगा गाल ब्लैडर, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये हमारे पास हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो यही है कि जब पुरानी कोई चीज़ होती है वहाँ पे पस बन सकती है, कोई म्यूकस बन सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास ये कर लेंगे। नेक्स्ट है कोलिडोकोलिथियासिस, मतलब अब यहाँ पे जो है ना वो स्टोन कहाँ पे, कोलिलिथियासिस था गाल ब्लैडर के अंदर। अब अगर वो बिलरी डक्ट के अंदर आ गया है, ठीक है, मतलब डक्का लगा दिया उसने बिलरी डक्ट के अंदर स्टोन ने, तो स्टोन इन बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल यहाँ से सिस्टिक डक्ट आई, राइट और लेफ्ट डक्ट होगी, यहाँ पे आगे जाके बाइल डक्ट बन गई। तो बाइल डक्ट के अंदर जब हमारे पास जो है ना वो स्टोन आ जाता है तो इसे हम कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। तो ये एक डायग्राम देखो, यहाँ से हमारे पास सिस्टिक डक्ट आ रही है, ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पे फिर आगे कॉमन बाइल डक्ट। पूरे का पूरा उसने रास्ता ही ट्रैफिक वाले ने बंद कर दिया है, तो डक्का लगा दिया एक किस्म का, मैंने यूँ याद किया, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। अब इसके अंदर भी हमारे पास कह रहा है कि 2 तरह से जो है ना यहाँ पे जो स्टोन है वो पड़े होते। पहले हमने कहा क्या कौन कौन से स्टोन पड़े थे अभी तक, कोलेस्ट्रोल और पिगमेंट में ब्लैक और ब्राउन, वहाँ पे हेपेटोबिलिटी के अंदर कोलिलिथियासिस में। लेकिन यहाँ पे जो स्टोन है वो हमारे पास है प्राइमरी स्टोन हो सकते हैं या फिर हमारे पास सेकेंडरी स्टोन हो सकते हैं। अगर वो कॉमन बाइल डक्ट के ल्यूमन के अंदर ही बनते हैं, CBD के अंदर ही बनते हैं, तो वो हमारे पास प्राइमरी स्टोन है। सेकेंडरी कब होंगे, जब वो बने तो गाल ब्लैडर में, लेकिन वो फिर लुढ़क के छोटे छोटे स्टोन आगे लुढ़क के चले जाएँ, ठीक है, और फिर वो इंटर कर जाए कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी से, मतलब बने कहीं पे हैं, सेकेंड यहाँ उसकी स्पेस कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉ है जिसे वो कह रहा है क्यूवोजियर्स लॉ, या जो भी लॉ है, COUVOSIER, क्यूवोजियर्स लॉ, ये जो भी इसको पढ़ते हैं,
कुछ इसको क्यूविजियस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ लो। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, इफ़ ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन डक्ट इज़ ड्यू टू स्टोन, गॉल ब्लैडर, डिस्टेंट सेल्डम अकर ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड श्रिंकेज। मतलब अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है ना, उसकी श्रिंकेज हो जाती है और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं क्यूवेजियर्स लॉ। बस यही मुझे तो समझ आई है। इसके अंदर जो भी आप अब इसके अंदर ऐड करना चाहिए आप ऐड कर लो। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। क्यूवेजियर साइन में वो कह रहा है कि जॉन्डस एंड गॉलब्लैडर दैट इज़ इन लार्ज बट नॉट पेनफुल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूवेजियर्स लॉ, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन वगैरह कि यू हैव जॉन्डिस एंड गॉलब्लैडर दैट इज़ इन लार्ज। अब यहाँ पे देखो, जो स्टोन था उसकी वजह से वो सारी की सारी हमारे पास एक तो फाइब्रोसिस होगी और श्रिंकेज होगी है किसकी, गॉल ब्लैडर की। स्टोन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट आ रहा है, ये देख रहे हो, उसकी श्रिंकेज आपको शायद नज़र आ रही हो। ये हमारे पास है जी की वजह से लॉ। बस इतना ही आप बता दो कि मोर देन इनफ है। अच्छा, अब कोलिडोकोलिथियासिस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हमारे पास अगर है स्टोन, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, ठीक है। MRCP और ERCP का लफ्ज़ सुना है, ठीक है, वो आप करवा लो। फिर रिमूवल ऑफ स्टोन के लिए ERCP करते हैं। फिर सीरम बिलीरुबिन करवा लो, जॉन्डिस को रूल आउट करो। एल्कलाइन फास्फेटेज करवा लो, ब्लड CP करवा लो ल्यूकोसाइटोसिस में। ट्रीटमेंट वो यही है कि ERCP कर दो, ठीक है, ERCP कर दो, या फिर आपका कोलिडोकॉटमी, मतलब वहाँ से स्टोन को ही पकड़ के क्रश कर दो। ERCP क्या होता है? ई से एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है, इसे हम कहते हैं ERCP। कभी कभार एग्जाम में पूछा व्हाट इज़ बेटा ERCP, तो ये हमारे पास ERCP प्रोसीजर ये होता है कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो और ERCP प्रोसीजर डायग्नोसिस एंड ट्रीट दी प्रॉब्लम इन दी लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज और ये सारे के सारे, उसके लिए ERCP हम कर लिया करते हैं। तो हमारे पास ये ना, ये ट्यूब जो एंडोस्कोप हम डालते हैं, गाल स्टोन जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ से आप स्कोप के ज़रिए स्मॉलर स्कोप नीचे से डाल के जो है ना वो आप इसको रिमूव करें। बस इतना है, काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोलेंजाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन कुछ ना कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन अब किसकी होगी? अगर बिलरी चैनल की इन्फ्लामेशन है तो इसको हम कहते हैं कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन किसकी है? बिलरी चैनल, जो लीवर के इर्द गिर्द जितने भी चैनल हैं उसको पकड़ के इन्फ्लेम कर देना। मतलब हमारे पास गॉल ब्लैडर अब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, नीचे जो चैनल वाले हैं ना वो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यार इसका कहाँ पे जाए, ये देख लो, शायद इस डायग्राम से कुछ आ रहा। नॉर्मल बाइल डक्ट ये देख लो, और अगर इसके अंदर कुछ इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट होगी ना, मतलब अब डक्ट के अंदर सारा का सारा मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देख लो, अगर उसके अंदर इस तरह की होगी जिसे हम कहेंगे कोलेंजाइटिस, ठीक है। वजह क्या है? कोई भी माइग्रेटिंग गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर माइग्रेट करके नीचे आ गया है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में, वो काज है। बिलियरी स्ट्रक्चर हो गया, कोई पैरासाइट आ गया, कोई स्टीनोसिस हो गई है, कोई हमारे पास ई क्लेप्सियला, सीडोमोनास। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन कौन से? ई है, क्लेप्सियला है, और हमारे पास सीडोमोनास है, ठीक है। इन्फेक्शन लिख देना, स्टोन लिख देना, ठीक है, पैरासाइट लिख देना, बिल्ली स्टंट कुछ आपने डाला तो इसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि क्लिनिकल फीचर क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर में उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, चारकोट ट्राइएड। चारकोट ट्राइएड क्या होता है? ये एक फीवर होगा, ठीक है, प्लस राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना वो उसको पेन होगी और जॉन्डस होगा। तो ये है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर जहाँ जिगर है वहाँ पे दर्द, जॉन्डस, यरकान है, उस साथ में उसको बुखार, तो इसको हम कहते हैं चारकोट ट्राइंगल। आई थिंक ये कोई साइंटिस्ट था, उसने चाहिए लिखा। इसके अलावा एक हमारे पास होता है रेनॉल्ड पेंटार्ड, ठीक है, REYNOLDS, रेनॉल्ड्स पेंटार्ड। इसके अंदर वो कह रहा है कि ऊपर वाले तीनों, फीवर, राइट हाइपोक्सिस, जॉन्डस, अलॉन्ग विद अगर उसको सेप्टिक शॉक भी हो रहा है मरीज़ को, ठीक है, और उसकी मेंटल स्टेटस भी चेंज हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे रेनॉल्ड्स पेंटार्ड, ठीक है। और डायग्नोस कैसे करेंगे? ब्लड CP करवा लो, ल्यूकोसाइटोसिस, ALT AST, लीवर जहाँ भी आ रहा है ALT AST, बिलिरुबिन, ये सारे करवा के अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कर लो, तो आपको जो स्टोन है और जहाँ पे वो सारे का सारा इन्फेक्शन है वो डायलेटेड हुई मिली हुई होगी। ट्रीटमेंट क्या करनी है? IV फ्लूइड देनी है, ये इसी सिम्टम्स के ऊपर आपने ट्रीटमेंट करनी है। एनाल्जेसिया दे दो, IV फ्लूइड दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है, आउटपुट मेंटेन करो। और साथ में वो कह रहा है कि जब ये थोड़ा सेटल हो उसके बाद आप ERCP कर दो, ठीक है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो, जो भी है आपके पास कोलेंजियोग्राफी, वो कर दो ताकि आप स्टोन रिमूव कर दो। बस इतनी बात काफ़ी है आई थिंक इसके लिए।
लास्ट में हमारे पास है कोलेंजियोकार्सिनोमा। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा मतलब अब उसी जो ट्रैक है बिलरी ट्रैक उसके अंदर वो कह रहा है कि बाइल डक्ट के अंदर कोई मिलिग्नेंट ट्यूमर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि मिलिग्नेंट कोई भी ट्यूमर है बाइल डक्ट के अंदर, जो डक्ट आ रही है ना उसके अंदर कोई भी ट्यूमर आ गया है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, इसकी वजह से पीछे हर चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, तो पालपेबल गाल ब्लैडर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पीछे सारा वो गाल ब्लैडर की सेक्रीशन रुक गई है, तो आपको पालपेबल गाल ब्लैडर जो है ना वो आपको मिल जाएगा क्लिनिकल फीचर में। वेट लॉस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की काज करवा देगा। ठीक है, और साइन ऑफ मेटास्टेसिस आपको मिल जाएंगे, इसके मतलब वो साइडों वाली जो है ना वो मेटास्टाइज कर रहा होगा। तो क्लासिफिकेशन हमने वही करनी है इसके कैंसर की। ठीक है, 4 क्लासेस में टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया और टाइप 4। तो 4 क्लासेस में आपने डिवाइड। टाइप 1 अगर ट्यूमर हेपेटिक डक्ट के अंदर है, ठीक है, अगर वो हेपेटिक डक्ट के अंदर है तो इसको हम टाइप 1 कहते हैं। फिर अगर वो ट्यूमर इन्वेड कर रहा है बाइफर्केशन के ऊपर तो इसको हम टाइप 2 कहेंगे। फिर अगर वो राइट हेपेटिक डक्ट को इन्वेड कर रहा है, ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट को, वो उसको हम टाइप 3A कहेंगे। ठीक है, अगर वो राइट को कर रहा है। अगर वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को कर रहा है तो उसको हम टाइप 3B कहेंगे। फिर टाइप 4 क्या है, अगर वो दोनों राइट और लेफ्ट दोनों को उसने इन्वॉल्व कर लिया हेपेटिक डक्ट की तो इसको हम कहेंगे कि ये टाइप 4 कोलेंजियोकार्सिनोमा है। सिंपल सी बात है। 1 सिर्फ हेपेटिक डक्ट, 2 वो बाइफर्केशन जहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हेपेटिक डक्ट है, यहाँ पे जहाँ पे बाइफर्केट हो रहा है वहाँ पे 2 होगा। अगर वो सिर्फ राइट हेपेटिक डक्ट का ट्यूमर इन्वॉल्व है तो इसको हम कहेंगे कि ये टाइप 3A है। अगर वो लेफ़्ट का भी इन्वॉल्व है तो 3B है। ठीक है, अगर वो दोनों इन्वॉल्व है तो हमारे पास क्या होगा, टाइप 4 हो जाएगा। ईजी है। फिर डायग्नोसिस क्या करेंगे, LFT करवाएंगे, ALP, ब्लू रिबन। ठीक है, ट्राइफेजिक CT स्कैन, इसके अंदर जो है ना वो जो है ना स्टेजिंग के लिए आप ट्राइफेजिक CT स्कैन करवा लो, ERCP करवा लो एंड MRCP करवा लो। और यहाँ पे वो कह रहा है कि CA19 जो है ना वो हमारे पास रेज्ड होगा इस केस में। ट्रीटमेंट क्या करनी है डिपेंड करता है जो कौन सी स्टेज का है। अगर टाइप 1 और 2 है तो आप लोकल रिसेक्शन कर दो और साथ में कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। ठीक है, वो ये आप कर दोगे। कॉमन बाइल डक्ट जो है ना वो उसको एक्सरसाइज कर दो, सिंपल सी बात है। लिम्फ एडिनेक्टमी कर दो और हेपेटोजेजिनास्टमी जो है ना वो आप इसके अंदर कर सकते हो। टाइप 3 के अंदर क्या होगा, जो राइट और लेफ़्ट है ना, हेपेटेक्टमी इसके अंदर। अगर राइट है तो राइट वाला, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, हेपेटेक्टमी जो है ना वो आप इसके अंदर परफॉर्म कर दो। अगर टाइप 4 है तो आपको इसके अंदर अभी छेड़ना नहीं है, इसके अंदर एक्सटेंसिव रिसेक्शन करके, ठीक है, और पैलिएटिव ट्रीटमेंट आपको करनी होती है। ठीक है, और साथ में आप कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी जो है ना वो तो कैंसर के अंदर लगानी ही होती है, तो वो आप इसके अंदर लिख देना। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी को समझ नहीं आई ना तो ये हमारे पास देख लो, कोलेंजियोकार्सिनोमा जो हमारे पास मेलिग्नेंट जो बाइल डक्ट है पूरी की पूरी। ठीक है, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और नीचे बाइल डक्ट है। टाइप 1 में अगर हमारे पास हेपेटिक डक्ट इन्वॉल्व है, टाइप 2 में जहाँ पे वो बाइफरकेट हो रही है वो। ठीक है, टाइप 3 में अगर हमारे पास ये राइट वाला इन्वॉल्व है 3A, अगर लेफ़्ट वाला इन्वॉल्व है 3B, अगर दोनों इन्वॉल्व है राइट और लेफ़्ट दोनों की इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपने बतानी है तो आपके पास वो सारे का सारा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन दी हुई है, बाकी आप देख लेना इसको। बस ये आई थिंक ये काफ़ी है इसके बारे में। लास्ट में हमारे पास है जी पेंक्रियास। तो इसके अंदर 2-3 कंडीशन है, एक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, सूडो पेंक्रियाटिक सिस्ट है और पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा है। ठीक है, बस ये अगर आपको पता चल गया तो आपका पेंक्रियाज ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा सारे। अच्छा, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस क्या होता है जल्दी से बता देता हूँ। कोई भी इंसल्ट हुई है पेंक्रियाज की जिसकी वजह से उसके जितने भी पेंक्रियाटिक एंजाइम है वो रिलीज़ हो गया और पेरी पेंक्रियाटिक टिश्यू जो है ना वहाँ से हर चीज़ रिलीज़ हो गई जिसकी वजह से हमारे पास उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी पेंक्रियाज की। ठीक है, कोई भी इंसल्ट हुई है जिसकी वजह से एंजाइम रिलीज़ हुआ है और वो पेंक्रियाज इन्फ्लेम्ड हो गया, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। वजह क्या है, कॉमन बाइल डक्ट इसके पास से गुजर रही है, उसका कोई स्टोन हुआ तो वो उसको इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, उसको डैमेज कर रहा है। कोई इडियोपैथिक काज है, कोई अल्कोहल है, कोई उसने ERCP करवाई थी उसके अंदर हो सकता है इसको जो है ना वो कोई इंसल्ट हुई हो, इसके कोई डैमेज लगा हो। ब्लंट या पेनिट्रेटिक ट्रोमा है, ऑटोम्यून काज है, मेटाबॉलिक में डायबिटिक कोमा के अंदर अगर मरीज चला गया, हाइपोथर्मिया या पेंक्रियाटिक डिवीजन इसके अंदर हमारे पास, तो खुद लिख लो गया।
बस इसको चोट मारनी है किसी तरीके। क्लिनिकल सिम्टम क्या है उसको जो है ना वो, अब पेंक्रियाज कहाँ पे, ये पेट है, अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के ऊपर एपिगैस्ट्रियम, तो एपिगैस्ट्रिक पेन जो है ना वो उसको बैक की तरफ रेडिएट कर रही होगी, तो पक्का केस है कि अगर वो बैक की तरफ एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट कर रही है तो ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का पेन जब कब रिलीव होती है, जब वो कहता है कि मैं लीन फॉरवर्ड करता हूँ, अपनी कमर को झुकाता हूँ ना, तो उसके पेन रिलीव होती है, पक्का साइन है आपका। साथ में उसको नोज़िया होगा, साथ में उसको वॉमिटिंग होगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास ग्रे टर्नर साइन आपको एक मिलता है। ग्रे टर्नर साइन बेसिकली क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक ड्यू टू सब फेशियल ब्लीड। ठीक है, अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि वहाँ पे ब्लूइश जो है ना वो नीले नीले रंग का जो है ना वो आपको मिल जाता है डिस्कलरेशन। ये देखो जिस तरह नील नहीं पड़ जाते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास ग्रे टर्नर से, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है, अराउंड कहाँ पे, फ्लैंक की, ड्यू टू सब फेशियल ब्लीड, जो उसके नीचे बिल्कुल वेसल्स होती हैं वो ब्लीड कर जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और साइन है जिसे हम कहते हैं COLLENS, कोलन साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर अम्बलाइकस के गिर्द, तुन्नी के गिर्द जो है ना उसका जो है पे बेली बटन, उसके गिर्द हमारे पास हो जाए, ठीक है, तो ये ब्लीड जो है ना वो पेंक्रियाटिक इंजाइम रिलीज होने की वजह से जो डैमेज होता है ना बॉडी पार्ट्स के, तो उनकी वजह से जो है ना वो हमारे पास अगर अम्बलाइकस के गिर्द ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है क्या, कोलन साइन। अगर मुझे यहाँ पे अगर पिक्चर मिल जाए कोलन साइन, ठीक है, यार कोलन लिखो ना, ये देखो उसका अम्लाइकस है, उसके बिल्कुल नीचे आपको जो है ना वो मिल रही है, बस इतनी दिखाऊंगे, ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं। अच्छा, वजह क्या है, एंजाइम रिलीज़ होते हैं और उसकी वजह से वो जो है ना वेरियस बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास साइन ये आ जाता है। फिर डायग्नोस कैसे करेंगे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को, आप उसके एंजाइम क्योंकि रिलीज़ हो गया तो सीरम अमाइलेज जो है ना वो आप इसके अंदर चेक कर लो, ठीक है। साथ में लाइपेज, जो जो एंजाइम है वो चेक करते जाओ, वो सडन रिलीज़ हो गए होंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन चेक कर लो, आपको पता चलेगा वहाँ पे कोई स्टोन पड़ा हुआ था जिसकी वजह से इंसल्ट हुई है इसकी। सीटी स्कैन कर लो, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, गुड है। 48 घंटे के बाद अगर सिम्टम ऑनसेट हो रही है तो फिर हमारा MRI करवा लो, साथ में MRCP करवा लो, तो आपके पास जो है ना वो फ्लूइड की कलेक्शन और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है ना वो आप इसके ज़रिए जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। सिवियरिटी कौन कौन सी हो सकती है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ये माइल्ड भी हो सकता है पेंक्रियाटाइटिस और हमारे पास सिवियर भी हो सकता है। माइल्ड जो है ना वो रिकवर कर जाता है, ऑर्गन का डैमेज नहीं होता, लेकिन सिवियर केसेस के अंदर हमारे पास पेंक्रियाज उसका डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसे वो कहता है हमारे पास रेंसन क्राइटेरिया, RANSONS, रेंसन्स क्राइटेरिया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो पेशेंट की एज जो है ना वो 55 से अबव है, WBC's काउंट ग्रेटर देन 16,000 पर माइक्रोलीटर है, फिर ब्लड शुगर जो है ना उसकी अगर ज़्यादा है 200 से, और सीरम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज जो है ना वो ग्रेटर देन हो 700 यूनिट पर लीटर, ठीक है। और AST का जो लेवल है वो हमारे पास ग्रेटर हो 250 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेंसन क्राइटेरिया है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के लिए। तो एग्जामिनर पूछता है कि बेटा व्हाट इज़ रेंसन क्राइटेरिया, आपने कहना कि ये हमारे पास सर गाल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस को, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को एग्जामिन करने के लिए क्राइटेरिया, मतलब रन का पेंक्रियाज जो है ना, पेंक्रियाज में आ रहा है तो मतलब रन का जो है ना वो पेंक्रियाज, रेंसन क्राइटेरिया मैंने यूँ याद किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर वो बाबा जो है ना अमूमन एज मैंने 55 लिखा है, कुछ बुक्स के अंदर 70 लिखा हुआ, कुछ में 55 लिखा हुआ, देख लेना आप, डिपेंड करता है, ठीक है। 50 से ग्रेटर देन WBC 16,000 से, ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा, लैक्टेट डिहाइड्रोजन 700 से ज़्यादा, AST 250 माइक्रो यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा, ये हमारे पास रेंसन क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने ये देखा, ठीक है, जब आपने उसको एडमिट किया, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो ये अगर आ रहा है तो ये रेंसन क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप 48 घंटे हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, जो उसका हिमेटोक्रिट है ना वो ग्रेटर देन 10% चला जाए, ठीक है, हिमेटोक्रिट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाए, सीरम कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास लेस देन 8 मिलीग्राम कैल्शियम का लेवल गिर गया पर डेसीलीटर, आर्टीरियल्स हमारे पास जो ऑक्सीजन है PO2 वो लेस देन 60 mmFG से नीचे गिर जाए,
बेस डेफिसिट वो कह रहा है हमारे पास हो ग्रेटर देन 4 मिली एक्वेटर से, और एस्टिमेशन ऑफ द फ्लूइड सिक्वेस्ट्राइजेशन ग्रेटर देन 6 लीटर से हमारे पास ज़्यादा हो तो हमारे पास होता है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी में इसकी हम नंबरिंग कर लिया करती हैं। ठीक है, तो रेंसन क्राइटेरिया में मोर्टेलिटी में हमारे पास कहता है कि रेंसन नंबर हम स्पेशल पेशेंट को अलॉट करते हैं। ठीक है, तो रेंसन नंबर में अगर वो 0 से 2 आ जाए इसकी ग्रेडिंग में, तो हमारे पास 0% चांस है मोर्टेलिटी का। लेकिन अगर रेंसन नंबर 3 से 4% आ जाए, 3 से 4 उसका ग्रेड आ गया, तो ये इसके अंदर 15% चांस है। अगर 5 से 6 आ गया तो इसके अंदर हमारे पास 50% चांसेस है। अगर ग्रेटर देन 6 आ गया इसका रेंसन नंबर, तो इसका मतलब है उसके अंदर 70 से 90% चांसेस है। मरीज़ को कहते हैं बस आप अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। ठीक है, भाई कहते तो नहीं है खैर, लेकिन उसको जो है ना वो घर वालों को कहते हैं। ये है हमारे पास रेंसन स्कोर। इसके अलावा कुछ उसने स्कोर लिखे हुए हैं, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो कहता है कि इसी के अंदर जो है ना वो यहाँ पे इसको हम रेंसन स्कोर के बाद एक और स्कोर होता है जिसे वो कहते हैं हमारे पास कौन सा है, APACHE। ये चेक करती हैं एफचे स्कोर। ठीक है, साथ में आप ग्लास्को कोमा स्केल जो है ना वो स्कोर वो चेक करती हैं, और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना वो आप इसके अंदर चेक करते हैं, तो आपको एक्यूट मैनेजमेंट क्या करना है। 3 बेसिक मैनेजमेंट है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्पोरेटिव ट्रीटमेंट है वो देंगे। पेन उसको बहुत ज़्यादा तो आप एनाल्जेसिया दे देंगे। वाइटल उसके मेंटेन कर लो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो काज को, और उसकी जो वजह है, स्टोन है तो वो ठीक करो, कोई ट्रोमा है तो वो ठीक करो, फिर कॉम्प्लिकेशन है वो ट्रीट कर दो। एनाल्जेसिया, IV एंटीबायोटिक्स, वाइटल मोनिटरिंग, जो उसकी वॉमिटिंग है उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक दो, फॉर फॉलो अप के ऊपर रखो। ये है माइल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। अगर बहुत सवेर आ गया तो फिर आपने एडमिट करना है, मोनिटर करना है, IV फ्लूइड देना है, एनाल्जेसिया देना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, एंजियोस्पायरेशन देना है, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो आपने उसके अंदर देनी है। ठीक है, CT स्कैन कर लेना है। गाल स्टोन अगर वजह है तो ERCP कर लो। ठीक है, रिलीव करने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो। CT गाइडेड नेक्रोटिक मटेरियल जो है ना वो आप इसके अंदर रिमूव कर लो। अगर कंडीशन मजीद वर्सन हो रही है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, नेक्रोटिक पेंक्रियाज जो है ना, जहाँ जहाँ से पेंक्रियाज अब नेक्रोज हो गया उसको काट देते हैं। इसे हम कहते हैं नेक्रेक्टमी। ठीक है, NEC या नेक्रेस्टमी। जो नेक्रोसिस पेंक्रियाज है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम 2 ड्रेन डाल के वहाँ से, ताकि पास जो है ना फ्लूइड वगैरह वो वहाँ से हमारे पास बाहर आता रहे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, अक्यूट फ्लूइड कलेक्शन नियर द पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस, सूडोसिस्ट, एब्सेस, एसाइटी, एफ्यूजन, थ्रोम्बोसिस। फाइनल ईयर वाले लिख सकते हो आराम से। सिस्टेमिक में पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर में एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, नमूनिया, एटिलैक्टेसिस, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोagulation, रीनल के ऊपर ओलिगोयूरिया ले जाना, हाइपरग्लाइसीमिया क्योंकि उसकी इंसुलिन नहीं बन रही, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, और GIT में पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। भाई ये बता देना काफ़ी है, मोर देन इनफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। लास्ट पे सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बस हमारा ऑलमोस्ट अपर GIT इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक मेजर टॉपिक्स हो ही गए हैं। ठीक है, टू मच हेक्टिक यार। अच्छा, ये है जी हमारे पास सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट। सूडो पैंक्रियाटिक सिस्ट बेसिकली क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है कवरिंग द नॉन एपिथेलाइज्ड मेम्ब्रेन कंटेनिंग पैंक्रियाटिक फ्लूइड। मतलब वो पेशेंट जिनको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ था, ठीक है, उनकी आज अगर हुआ है तो आज से 4 हफ्तों के बाद एक वो कह रहा है पैंक्रियाज के पास ग्रेनुलेशन टिश्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि उस टिश्यू को कवर किया हुआ होगा, नॉन एपिथेलाइज्ड मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर कोई एपिथेलियम लेकिन एक सूडो सी गलत सी मेम्ब्रेन हो वहाँ पे होगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सारे का सारा पैंक्रियाटिक फ्लूइड होगा। तो मतलब जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर फ्लूइड निकला था उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन बन गई और उसने उसको फ्लूइड को कवर कर दिया, तो हमें वो सिस्ट सी एक मिलेगी। एक्चुअल वो पैंक्रियाज की सिस्ट नहीं है लेकिन वो फ्लूइड है उसकी एक सिस्ट है, तो इसे हम कहेंगे सूडो पैंक्रियाटाइटिस। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि जो है ना वो कहेगा मास जो है ना उसको फील हो रहा है एपिगैस्ट्रियम के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल अम्बलाइकस के ऊपर एपिगैस्ट्रियम को उसको मास फील होगा। ठीक है,
और वो कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव और इसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स आएंगे। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड करवा लो, सीटी करा लो, गोल्ड स्टैंडर्ड सीटी गाइडेड, फिर आपको पता चलेगा तो वहाँ पे फ्लूइड को निकालने के लिए सीटी गाइडेड एस्पायरेशन कर लो, ठीक है। और वहाँ पे अमाइलेज का लेवल, एंजाइम का लेवल चेक कर लो। सूडोसिस जो है ना वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अमाइलेज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो एंजाइम जो है ना वो पेंक्रियाज के वो सारे इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करनी है? अगर स्मॉल सिस्ट है तो वो खुद ब खुद जो है ना वो रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर वो छक्का मारा 6 सेंटीमीटर से बड़ी है सिस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि थिक वाल्ड होती है और परजिस्टेंस होती है, और वो हमारे पास उसको 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे? आप एक तो एंडोस्कोपिक ड्रेन डालोगे, ठीक है, एंडोस्कोपिक इसके अंदर आप ड्रेन डाल दो। साथ में आप क्या करो, ओपन सर्जिकल ड्रेनेज भी आप कर सकते, या तो कैमरे के जरिए कर लो या फिर ओपन सर्जिकल जो है ना वो ड्रेनेज कर लो। सिस्टो गैस्ट्रोक्टमी कर लो या सिस्टोजेजिनोस्टमी जो है ना वो आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकती हो, ठीक है। ये हमारे पास है, मतलब सिस्ट को और वहाँ पे वो जो जितने भी स्टंटिंग है वो करके आप एंडोस्कोपिकली उसको रिमूव कर दें। लास्ट में हमारे पास है पेंक्रियाज का कैंसर आ गया, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, ठीक है। तो इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। पेंक्रियाटिक जो हमारे पास कार्सिनोमा है ना पेंक्रियाज का, ये कह रहा है कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता। मोस्टली ये एडिनो कार्सिनोमा के साथ इसको हम ना कंफ्यूज कर लिया करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो एम्प्यूला होता है ना अमूमन, वहाँ पे कैंसर जो है ना वो आपको मिल जाता है, जहाँ पे जो जंक्शन है बिलरी और पेंक्रियाटिक, ऊपर से बिलरी आ रहा है, यहाँ से पेंक्रियाटिक आ रहा है, यहाँ पे एक एम्प्यूला ऑफ वेटर बनता है, तो वहाँ पे आई थिंक करके ये कैंसर जो है ना वो अमूमन बन जाया करता है। तो इसकी वजह से वो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर जो है ना वो विद इन दी 2 सेंटीमीटर ऑफ एम्पिलो पे हेड ऑफ दी पेंक्रियाज के ऊपर, आपने सुना होगा हेड ऑफ पेंक्रियाज का कैंसर जो है ना ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? इसी वजह से वही बैक पेन होगी पेंक्रियाज वाली। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जाहिर बात जिसने सारा या अगर बड़ा होता जाएगा जो पूरे ट्रैक को बंद कर देगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करवा देगा। पालपेबल हमारे पास गाल ब्लैडर, जो गाल हमारे पास है ना गाल ब्लैडर, वो पालपेबल आपको इसमें वेट लॉस होगा, और हमारे पास ट्यूमर जो बढ़ता जाएगा उसके बाद वेट लॉसिंग और भी उसकी ज़्यादा होती जाएगी। बाकी लास्ट पे उसने इसकी डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे? एल करवा लोगे, वो डीरेंज होंगे, ठीक। अल्ट्रासाउंड एब्डोमन करवा लोगे, स्टोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिटी गाइडेड जो गोल्ड स्टैंडर्ड करवा लोगे, MRCP कर लोगे, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड है। CT स्कैन जो है ना वो अगर आपको परफॉर्म नहीं हो रही तो आप MRCP कर लोगे। फिर MRI और MR एंजियोग्राफी जो है ना वो आप वेसल के लिए एंजियोग्राफी कर लोगे, ठीक है। लेप्रोस्कोपी कर लोगे, और CA ट्यूमर है तो 19 जो है ना वो उसका आप मोनीटर करोगे रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? अब जब अगर आपको मिल गया है ये कैंसर, तो सर्जिकल रिसेक्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर पेशेंट का लीवर लंग इन्वॉल्व नहीं है तो सर्जिकली आप उसको वहाँ से निकाल दो, ठीक है। कंप्लीट पोर्टल जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है। फिर प्री ऑपरेटिव के लिए IV फ्लूइड विटामिन K इसके अंदर लाजमी लगाना है। जब पेंक्रियाज करते हो विटामिन K जो है ना वो लाजमी लगाना है। वजह क्या है? जो स्टोरेज फंक्शन ऑफ द लीवर है वो लॉस हो जाता है IV फ्लूइड जो है ना देने। बाकी बिलरी ड्रेनेज ERCP कर लो। और इसके अंदर जो प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं विपल प्रोसीजर, WHIPPLES, विपल्स प्रोसीजर, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या क्या रिमूव करते हैं? ट्यूमर, हेड और नेक ऑफ द पेंक्रियाज वो सारे का सारा रिमूव करते हैं। इंटायर ड्यूडिनम आप अगर रिमूव करते हो, फिर प्रोक्सिमल जेजिनम आप इसके अंदर रिमूव करते हो। लोअर एंड ऑफ द स्टोमिक अगर आप रिमूव कर रहे हो, साथ में कॉमन बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर और सराउंडिंग लिम्फ नोड। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है? विपल प्रोसीजर के बाद आपने पेंक्रियाज को आप जेजिनम के साथ मिलाना है। पेंक्रियाटो जेजिनास्टमी कर सको, जिगर को फिर उसके जेजिनम के साथ पेंक्रियाटो जेजिनास्टमी, हिपैटो जेजिनास्टमी। अब लीवर को जेजिनम के साथ मिला देना, और जो मैदा है गैस्ट्रो जेजिनास्टमी, मैदे को सीधा जो है ना वो जेजिनम के साथ मिला देना। तो पेंक्रियाटो जेजिनास्टमी, हिपैटो जेजिनास्टमी और गैस्ट्रो जेजिनास्टमी ये करके आपने ख़त्म कर देना है हेड ऑफ द पेंक्रियाज का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यार ये सारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैं विपल प्रोसीजर अगर मैं दिखा दूँ, ये वो कह रहा है कि ये ऑपरेशन है टू ट्रीट द ट्यूमर एंड अदर कंडीशन ऑफ द पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल डक्ट के लिए। यहाँ पे ये देखो उसने क्या किया है कि उसको काट कूट के ये वाला एरिया सारे का सारा रिमूव करके पेंक्रियाज को सीधा जेजिनम के साथ लगाया। पेंक्रियाज यहाँ पे उसको सीधा जेजिनम के साथ, लीवर को जेजिनम के साथ और स्टोमिक को जेजिनम के साथ लगा के एक प्रोसीजर कर दिया जिसे हम कहते हैं विपल प्रोसीजर, ठीक है। ये आपको वो सारा प्रोसीजर दिखा रहा है कि हमारे पास ये चीज़ें हमने रिमूव की हुई हैं,
ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी रिमूव्ड, ये हमारे दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली अपर GIT के मैं मैं इतना ही बता सकता हूँ 2 वीडियोज़ के अंदर। आई थिंक कि इससे ज़्यादा मेरी में हिम्मत भी नहीं है। दुआ में याद रखना, कोशिश की है आपने ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी मुझे आता है बंदा ने चीज़ को, फिर भी कोई गलती हुई है, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अभी मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया आई थिंक मुझे होता जा रहा है। तो अभी इंशाल्लाह बाकी लोअर GIT की भी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो इसको भी इंशाल्लाह कवर करते हैं बहुत जल्द, ठीक है। और अभी ये वीडियो आई थिंक कोई 3-4 घंटे बाद ही अपलोड होगी, तो देख लेना, कोशिश करना फ्रेंड्स के साथ भी जो है ना वो शेयर कर देना। लाइक सब्सक्राइब एज जस्ट लाइक टिपिकल यूट्यूबर। थैंक यू।